गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक अच्छी सुबह का आगाज हो, यही हमारी दुआ है। नाश्ता वाश्ता कर लिए? एनर्जेटिक हैं आप? आपने कर तैयार लिया? हैं? मैं तैयार हूँ। गुड। नहीं, मैं नाश्ते का पूछ रही थी, तैयार तो आप हमेशा हाँ, होते नाश्ते हैं। की वजह से तैयार हूँ ना। नाश्ता Okay, कर okay, लिया ना good. तो एनर्जेटिक हो जाते हैं आप। Good. आपने नाश्ते में आज वैसे क्या क्या खाया है? आज मैंने कव्वे नहीं खाए। ओके, आज आपने नहीं खाया कुछ भी। क्या खाना चाहेंगी? नहीं, मैं वो कह रही हूँ, आज मैंने कव्वे नहीं खाए। कुछ तो खाया होगा। मैंने कुछ नहीं खाया। दिमाग भी नहीं? दिमाग भी नहीं खाया। वैसे तो खा लेती हो। आज इट्स अ वेरी काम मॉर्निंग, Okay. लाइक सुकून वाली काम सी नहीं, नहीं आज कोई होती है, मसला नहीं। आज तुम peace। टाइम पे उठी, आराम से रेडी होगी, रास्ते में कोई मसला नहीं था, गाड़ी भी सही पहुंच गई आराम से, चिल डे वो था। मॉर्निंग जिसमें मसले होते नहीं हैं बट वो आपको बॉदर नहीं कर रहे होते। मसले ही मसले होते हैं बट यू गेट इम्यून टू इट। पता नहीं किसी और ही जोन में चली गई है सबीन, तो यदि गेट इम्यून टू इट। अच्छा जी, आपकी आज सुबह कैसी है हमें ज़रूर बताएं। हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारी कोशिश ये होती है आपसे कनेक्ट रहे, हमें मालूम हो कि अच्छा चित्राल में रहने वालों की सुबह कैसी है, स्कर्दू में रहने वालों की सुबह कैसी है, बलूचिस्तान में रहने वालों की सुबह कैसी है, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, केपी की तो बात मैंने की, और इसके साथ साथ अगर हम कश्मीर की बात करें या सिंध की बात करें तो यहाँ पे रहने वाले हमारे जितने प्यारे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हर जगह की सुबह थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। कहीं पर सुबह को नाश्ता तगड़ा किया जाता है, कहीं पर सुबह बस फ़ौरन आप कहते हैं हल्का सा नाश्ता करते हैं और काम पे चलते हैं। सो इस्लामाबाद की सुबह मुझे लगता है कि ऐसी होती है, यहाँ पर तगड़ा नाश्ता नहीं होता है, यहाँ पर लाइट नाश्ता होता है। बट हाँ, कुछ लोग तगड़ा नाश्ता भी करते हैं। सो कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप तगड़ा नाश्ता हाँ करना हाँ, चाहते जो हैं या आपकी लाइट। सेहत इजाज़त दे बस वो करें, मतलब लेकिन फिर भी हाथ खुला रखें। कहीं नहीं लिखा कि नाश्ते में अगर आप पराठे नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत पे बहुत असर पड़ेगा। जस्ट मेक श्योर कि आपका पूरा दिन का जो मील है उसको बैलेंस होना। नहीं, बहुत नाश्ता ज़्यादा तगड़ा जरूर important करें, है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि हाँ, पराठा जरूरी नहीं है हमें उसमें। ये बात करूँ ना, तगड़ा नाश्ते का मतलब ये नहीं होता कि Yes. आपने पराठे खाने आप बादशाहों की तरह नाश्ता करें जरूर, लेकिन बादशाह भी पराठे नहीं खाते थे, पराठे नहीं निहारी नहीं खाते थे। ये खाते थे? मुझे क्या पता, नहीं, मैं कौन सा उस वक्त का हूँ, बट आई थिंक नहीं खाते होंगे। एक छोड़े ना वो जो कभी करते थे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग जो है वो अपनी सेहत का ओवरऑल ख्याल ज़रूर रखें। बिल्कुल ऐसा जी, ख्याल रखें अपनी सेहत का। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में तो हमने सुबह की बात करी, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की की आज हमें बात करनी है। और ऐसे में एक सवाल सबीन से हम करना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान का, बल्कि आप भी ज़रा हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हर शख्स अपने हिसाब से सोच रहा होता है जब हम बात करते हैं ना कि अच्छा सबसे बड़ा मसला क्या है। सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में क्या है? एक तो आपने बताना है व्हाट्सएप करके कि आपकी नज़र में मसला क्या है, दूसरा उसका हल क्या है। नहीं सिर्फ मसला नहीं बताना होता, आइडेंटिफाई नहीं करना होता कि अच्छा ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। थोड़ा सोचें उस पर, थिंक अबाउट इट कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो लेट्स आस्क सबीन कि वो क्या सोचती हैं पाकिस्तान के किसी एक बड़े मसले को लेकर, कि क्या है एक बड़ा मसला जिस पर हमेशा बात भी होती है। जब सारे मसले एक जगह पर हैं, बट आई थिंक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो है कर्जे। यस, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट इट। और उसमें यही एक चीज़ है कि ऑब्वियसली IMF से कर्जा लेना किसी को पसंद भी नहीं है, बट जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे मुश्किल स्टेप्स हैं जो कि लेने पड़ जाते हैं हुकूमत वक्त को। और उसी तरह से इसी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कर्जा लेना, हुकूमत भी यही चाहती है कि कर्जे ना लिए जाएं, बट यकीनन सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान का इस वक्त है वो ये है कि कर्जें। तो इस पे जो IMF पे डिपेंडेंसी की हम बात करते हैं सबीन, के कर्जों के मद में हमेशा ये बात हो रही थी कि हम क्यों इतने डिपेंडेंट है IMF पे। इस पे ज़रा बहुत सी बात भी होती है। हमेशा ये कहा भी जाता है कि अल्लाह करे कि ये जो IMF का प्रोग्राम है लास्ट प्रोग्राम हो। हमेशा इस पे बात होती है, गवर्नमेंट की तरफ से की भी जा रही होती है। अच्छा, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी 8 और 9 तारीख को, पाकिस्तान मिनरल फोरम 2025, और इसमें भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र किया कर्जों से मुताल्लिक, और कहा कि अगर हम सही तरीके से पाकिस्तान की जो मिनरल्स सेक्टर है, यानी मादनियात का जो सेक्टर है, इसको एक्सप्लोर करें तो हमारी जो डिपेंडेंसी IMF पे वो कम हो सकती है, कर्जों से पाकिस्तान को निजात मिल सकती है। अब जब मिनरल्स की हम बात करते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं ना कि जी हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ में, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को लेकर के, कुदरती वसाइल से माला माल है पाकिस्तान। हम बलूचिस्तान के ज़िला चागी की बात भी करते आए हैं, हम KP का जिक्र भी करते आए हैं, कहीं पर हम स्टोन्स की बात करते हैं, कहीं पर हम तांबे और सोने के ज़खायर की बात करते हैं। और रिसेंटली तो रमज़ान में हमने बात भी की थी कि पंजाब और KP का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सोने के ज़खायर हैं। इसी से मुताल्लिक जब बात होती है तो ये सवाल होता है कि क्या पाकिस्तान के पास वो एक्सपर्टीज़ है, वो टेक्नोलॉजी है कि हम उसका फ़ायदा उठा सकें, और जो भी ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद है हम इससे इन एक्चुअल फ़ायदा उठा सकें। तो अभी जो समिट हुआ इसमें 300 के अराउंड जो है वो ऑडियंस वहाँ पर मौजूद थी, और जाहिर सी बात है जिस तरह से आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट फोरम था ये,
तो इन्वेस्टमेंट पर बात की गई कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया इस दौरान। और ऐसे में जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान के हर सूबे की अगर बात की जाए तो उसकी अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है और अपने अपने लिहाज से वो माला माल है रिसोर्सेज से। सिंध की बात करते हैं आप, केपी की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात आपने ऑलरेडी कर ली। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि किस तरह से हम मिल बैठें और फिर डिसीजंस हों, डिस्कशंस हों कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इन रिसोर्सेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी को हम बढ़ा सकें, जो कि आज की ज़रूरत भी है। अच्छा, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे लोकल लेवल पर भी, यानी नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप इन्वेस्टर्स को लेकर आएँ। अच्छा, अब इस फोरम का मकसद क्या था कि एक रोड मैप देना, एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप देना है कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और जो मादनियात की हम बात करते हैं, मिनरल्स की हम बात करते हैं, इसको कैसे हमने वाकई इस्तेमाल करना है। अब ऐसे में थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसमें जिस तरीके से ममालिक की शिरकत थी, इसमें मैं देख रहा था सबीन के अज़रबैजान, कनाडा, अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, जमहूरिया चेक, फिनलैंड, उज़्बेकिस्तान, बहुत सारे ममालिक, इवन डेनमार्क, बहुत सारे ममालिक उनकी शमूलियत थी। दिस शोज़ कि हम हाईलाइट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज क्या हैं, एंड देन उन रिसोर्सेज को देखते हुए जब आपने हाईलाइट कर दी तो आपके पास इन्वेस्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। एंड देन जिन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो एक अच्छा, हमने हमेशा देखा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमेशा से रखे गए हैं। सो ये जो आपने रोड मैप की बात की तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोड मैप जो है ऑब्वियसली वो दिया गया है और इसके बाद जो है यकीनन वक्त तो लग जाता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट होते हुए, उसको स्ट्रीमलाइन होते हुए, बट स्टिल बात होना, डिस्कशन होना, हाईलाइट होना तमाम रिसोर्सेज का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ एमओयूज भी साइन हुए हैं और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ ये नहीं है कि आप आएँ यहाँ से मादनियात निकालें और ले जाएं। नो, एग्रीमेंट्स जो भी होंगे उसमें ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाएगी कि जो भी मुल्क इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसमें ये इंपॉर्टेंस है उसकी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी हो, ताकि पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ मिले और पाकिस्तान खुद भी इस पर काम कर सके। एक तो ये बात, दूसरा ये कि सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करना पाकिस्तान ने, हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं, हमें वैल्यू एडिशन करनी है, जो कि वैल्यू एडिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे हम अगर सिर्फ और सिर्फ पंजाब के खेवड़ा के मकाम पर निकलने वाले पिंक सॉल्ट की बात कर लें, अगर रॉ हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी सिग्निफिकेंस है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन अगर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट करेंगे एक्सपोर्ट, हम उसमें वैल्यू एडिशन करके करेंगे तो पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़्यादा मिलेगा। तो हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल ऐसा है जी। चलें जी, ये एक अच्छी खबर थी जो कि हमने सोचा कि सुबह सुबह हम आपसे शेयर करें। बट अगेन अपना फीडबैक आप ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है, सोल्यूशंस आपके पास क्या हैं, बिकॉज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान अपनी नज़र से देख रहा होता है, हर इलाके के अपने मसाइल होते हैं, हर इलाके की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। उन स्ट्रेंथ्स का पता करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप भी करेंगे, हम ज़रा पॉजिटिव बात ज़रूर करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात है ना, तो ठीक है मसाइल हर कोई गिनवा देगा, ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है। शुरू में जैसे हमने भी बात की कि ठीक है कर्ज़ों से जान छूटनी चाहिए हम लोगों की, IMF आखिरी एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि हम हर बार बात कर रहे होते हैं। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके लिए स्टेप्स लेते हुए भी दिखाई दें, जो कि ये एक स्टेप जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट फोरम की हम बात करें, ये स्टेप लिया गया और उसके अलावा जो मल्टीपल स्टेप्स और हैं वो लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम की अगर बात करें तो हमारे पास भी बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ना वो बड़े ही महफूज हाथों में। एब्सोल्युटली ऐसे है। तो ऐसे कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे अपने अपने डोमेन में, कैसे वो काम कर रहे हैं उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात हो जाए सुबह सुबह, क्योंकि अभी आप ओपनिंग में बात कर रहे थे किसने क्या खाया है। सो अक्सर लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती कि वो क्या खाएं, तो मतलब क्या किस वक्त खाएं तो अलग बात होती है। समझ नहीं आ रही होती क्या खाएं और कहाँ से खाएं। नहीं, अब तो आसान हो गया, अच्छा खाना हो, अब कैसे आसान हो? अब आसान ये हो गया कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आप देखते हैं बहुत से फूड ब्लॉगर्स होते हैं जो कि फूड ब्लॉगर्स अपना कंटेंट दिखा रहे होते हैं, तो आपके लिए डिसाइड करना खासा आसान होता है कि अगर आप एम्बियंस की तरफ जा रहे हैं तो अच्छा यहाँ पे आपको मज़े का एक इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। इफ़ यू जस्ट गोइंग फॉर द गुड रील पिक्चर्स सेल्फीज तो आप उसके हिसाब से देखते हैं। अगर आप फूड
कोई स्पेसिफिक ट्राई करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक फूड, जैसे आजकल कोरियन फूड का बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है इस्लामाबाद में, सो आप देखते थे कहाँ कहाँ पे कोरियन फूड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोरियन फूड की एग्जाम्पल दिया है, इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ कोरियन फूड ही ज़्यादा चल रहा है, हर तरह का खाना चल रहा होता है। बिल्कुल। तो आप फूड व्लॉगर्स की ना मदद ले रहे होते हैं और आप उनके हवाले से उनके कंटेंट देखते हुए डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है और क्या खाना है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि समटाइम्स एक कंटेंट ऐसा होता है जिस पे आप देखते हैं कि अच्छा सब कुछ ही अच्छा, बंदा कहता है मैं क्या करूँ, सब कुछ ही मतलब अच्छा बताया जा रहा है तो मैं सारा कुछ तो नहीं खा सकता। सारा कुछ तो नहीं खा सकता। अच्छा जी, ये जो चीज़ आसान कर दी है वो जी फूड व्लॉगर्स ने बहुत ज़्यादा कर दी है, और ट्रैवल कर रहे होते हैं फूड व्लॉगर्स और डिफरेंट जगहों के जो खाने हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं, देन उससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन जो आप वाला सवाल है वो आज एक फूड व्लॉगर हमारे साथ मौजूद है, उनके सामने हम जरूर रखेंगे कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो जाता है हमेशा। तो हाँ, मतलब हमसे तारीफें क्यों सुनते हैं। बिल्कुल जी, तो अभी जो फूड व्लॉगर हमारे साथ मौजूद है उनका ताल्लुक आपके इलाके से है। इलाका तो ऐसे कैसे, मैं पता नहीं नहीं होना बोलेगा, आप जो है वाकई से उनका ताल्लुक इलाका गैर से तो मैं नहीं हूँ, खैर वाकई से वाकई से आप है, बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो वो इंटरनेशनल ट्रैवल भी करी होती है, जिस तरह ईरान सीरीज जिन्होंने अभी की थी, वहाँ के अगर खानों की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ है। तो आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं जी निदा फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप निदा? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं सभी? बिल्कुल ठीक ठाक। सारा टैलेंट वाकई में ही है। नहीं, ये टैलेंट आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी साइड पे भी बहुत देखने को मिलता है। वो इस वजह से पूछे क्योंकि हमारे पास लगातार है ना हर हफ्ते वाकई इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि वाकई से काफ़ी टैलेंटेड लोग हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ना वाकई से अभी ही बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट क्रिएटर्स उभरना शुरू हुए हैं और बहुत ही कम पीरियड में उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम जो है वो बिल्डअप कर लिया। तो ये एक मुझे लगता है इफेक्ट है, इसलिए आपके पास वाकई के काफ़ी लोग जो है इस्लामाबाद के टैलेंटेड लोग हैं, कुछ ऐसा मसला नहीं है। वो सारा टैलेंट यहीं पे आ गया ना। नहीं, सबीन की तो ऑलरेडी मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओए सबीन का दिन बन गया आज। जी, मेरा दिन बन जाता है बिकॉज जब आप काम कर रहे होते हैं और जब लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं आपके काम को तो बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। लेकिन आपका काम, आप जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम उनको साथ साथ ज़रूर बुलाएं ताकि उनका काम जो है वो हाईलाइट किया जा सके। सो निदा, वाकई से ही शुरू करते हैं हम जरा। हमने सुना है वहाँ की एक तालिब इल्मों की बिरयानी है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो तालिब इल्म बिरयानी है उसकी अगर बात करें वही है, या फालूदा मैंने सुना था जो कि कभी मेरे पास ज़िंदगी में नहीं आया। हर वीकेंड पे जाया जाता है लेकिन कभी फालूदा मेरी तरफ नहीं आया वहाँ का। इसके अलावा भी और कुछ है क्या? वाकई में आपको बहुत सारे खाने देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा उस तरह फूड के जाएं जो ज़रा ओल्ड साइड पे है तो फिर टेक्सला में आपको बहुत खाने मिलते हैं जो बहुत पुराने और बहुत कदीमी साइड पे चले जाते हैं। और जो आपने कहा स्टूडेंट बिरयानी जो कि हमारे तालिब इल्म की बिरयानी है, वो तो वाकई की मतलब कहते हैं कि स्टार्ट जब हम ही बचपन में छोटे छोटे थे तो हमने तब से स्टूडेंट बिरयानी का नाम सुना था और हमने तब से वो खाना शुरू की थी, तो वो बहुत फेमस है। नहीं, ऑल्सो इट्स एवरीवेयर, इट्स नॉट जस्ट के ये कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, इट्स जस्ट कि जिसने कोई अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई ठेला किसी ने लगा दिया है किसी भी जगह पे, आप अब हर कम्युनिटी में देख रहे होते हैं कि वो उसको नाम दे देते होते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है कि किसी कोई कहीं से है तो आप उस ब्रांड को हाईलाइट करें, हाँ, कुछ ना कुछ बिल्कुल ऐसे हर जगह के कुछ ना कुछ जो कुजीन्स होते हैं ज्यादा फेमस हो जाते हैं। फालूदा की भी उन्होंने मिसाल दी थी। फालूदा आपने ट्राई किया होगा असलम मार्केट का लाजमी? यस, मैंने ट्राई किया हुआ, वो बहुत फेमस है असलम मार्केट का फालूदा। हमें कभी भी क्रेविंग होती है या किसी को भी कुछ भी मीठा खाना हो तो हम उसको यही रिकमेंड करते हैं कि आप असलम मार्केट जाके, पुराना पीछे बाजार बना हुआ है, वहाँ से आके आपने वहाँ से फालूदा लाजमी ट्राई करना। और वहाँ पे पूरी मार्केट में वहाँ पे फालूदे भी हैं, वहाँ पे आपको शेक्स एंड जूसेस एंड काफी कुछ, वहाँ पे खाने की बड़ी वैरायटी मिलती है आपको, हर चीज फ्राई होती है। सर्दियों में जाना पड़ेगा, वाकई जाना पड़ेगा जी, वहाँ के खाने भी वाकई हम आपको इनवाइट करेंगे स्पेशली। और बताएं ताकि आप ये ना कहना कि आप मैं सुनना चाह रही थी, यही सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, ईरान सीरीज जरा इसके बारे में बताएं। ये प्लान कैसे हुआ कि ईरान जाना है? अच्छा, मेरा ना बहुत ही सडन प्लान्स वगैरह बनते हैं और ये मेरे सारे टूर्स वगैरह जो भी हैं वो सारे प्लान मेरे बाबा करते हैं। मतलब लोगों को होता है ना कि आपका कोई टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के साथ आप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, मेरे बाबा मुझे मतलब कहते हैं कि आपने जाना है, आप सिर्फ मुझे बताओ, आपका वीज़ा मैं लगवा देता हूँ, मेरी बस, क्योंकि मैंने सारी जो अभी तक ट्रिप्स किए थे वो मेरे बाय रोड जर्नी थे और लोग कहते हैं बाय रोड सेफ़ नहीं है एंड ये सब कुछ। मेरा 3rd ईरान का टूर जा रहा है और वो मैंने 3rd ही ईरान का टूर सारा बाय रोड किया, लाइक फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान टोटली बाय रोड था। तो प्लान बाबा के ही रिकमेंडेशन पे बिल्कुल टोटली बना
और सडन प्लान था, लेकिन इट वाज अ बेस्ट ट्रिप एवर, क्योंकि जब भी मैं लास्ट टाइम या जितनी बार भी मैंने विज़िट किया उधर की होली प्लेसेस पे ही हम लोग ज़्यादातर जाते रहे। लेकिन इस बार वी ट्रैवल टू तेहरान, जो उनकी कह सकते हैं आप कैपिटल है तेहरान, ईरान का। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ओके, अच्छा ये हमेशा बाय रोड ही जाते हैं आप? यस, अभी तक के जो 3 विजिट्स हैं वो मेरे बाय रोड ही गए हैं। थोड़ा सा बताएं भी बाय रोड सफ़र कैसा है? मुझसे ना बहुत से लोगों ने यही क्वेश्चंस भी किए थे कि बाय रोड सेफ़ नहीं है, बाय रोड आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मेरा बाय रोड का जो भी सफ़र था वो मैंने सोलो किया था, मेरे साथ कोई भी नहीं था इस टाइम पे, और इट वाज टोटली सेफ़। और जाहिर है आपको बैड एक्सपीरियंसेस बीच में मिलते हैं, समटाइम्स कहीं पे आप जाओ तो आपकी तरह के मतलब कह लें कि जगह नहीं होती जहाँ पे आप स्टे आपको मिलता है थोड़ी देर के लिए, लाइक अ काइंड ऑफ रेस्ट रूम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फिर बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन सफ़र में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स या कोई हर्डल्स, मतलब बीइंग अ फीमेल मुझे कोई मसला नहीं हुआ। सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए ये होता है, सबसे ज़्यादा खवातीन को यही मसला होता है सोलो ट्रैवलिंग में कि सेफ एंड सिक्योर हो। तो इट वाज सेफ एंड सिक्योर, बट स्टिल ये है कि आप प्रिकॉशंस तो आप मेल हैं फीमेल हैं वो तो आपको ट्रैवल के दौरान ही आपको लेने ही पड़ रहे होते ऐसा ही है बिल्कुल। सो खाने कितने मुख्तलिफ थे पाकिस्तान से? हाँ, अच्छा, वहाँ के लोग ना स्पाइसेस बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ पे हमें जितना चटखारा खाना पसंद है, क्योंकि मैं अब यहाँ की फूडी ब्लॉगर हूँ तो मुझे ना खाने चटखारे पसंद है। अब हम वहाँ पे जाते हैं तो टोटली टेस्ट डिफरेंट है। वो लोग ना तो स्पाइसेस, मतलब वहाँ पे ना नाम ही नहीं है। इवन कि हम मार्केट जाते थे, हमें ना स्पाइसेस लेनी होती थी, हमको बार बार कहते थे कि प्लीज़ फिल दे दें हमें, और वो हमें ग्रीन मिर्च उठा के दे देते थे। मतलब उधर तो ये चीज़ है ही नहीं कि आप स्पाइसेस का नाम है, और स्पाइसेस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन मिर्च फिल ही है। यस, फिल ही है वहाँ पर। तो वहाँ पे ना हमें, मतलब पाकिस्तान वाले लोग जो वहाँ जाएं तो उन्हें ये बड़ा होता है कि यार फीके खाने खाते हैं, फीके ये है। हमने तो जो हमारे तो जो मसाले इतने, खैर हमारी अपनी एक पहचान है, और ऑब्वियसली हमारे कल्चर, हमारे टेस्ट का पार्ट है वो एक बिल्कुल, तरह से, एंड हमारा उसके बाद गुजारा नहीं होता बिल्कुल भी। रूट्स में ना जी, क्या करें, रूट्स में मतलब ये सब कॉन्टिनेंट एंड में इट्स नॉट बैड एज वेल। आई मीन उसके साथ अगर आप सेहत का ओवरऑल ख्याल मसलन क्या करें? अच्छा, एक मॉडरेट अमाउंट में ना, आपने खाने में आपकी डला मिर्चें भी हैं, लाल मिर्च भी है, काली मिर्च भी है, सारी मिर्चें आपने, ग्रीन भी है, एवरीथिंग। थोड़ी अमाउंट ना, मतलब ज्यादा ना डालें ना, थोड़ी डालें, और इतना ना हो कि वो आपके स्टमक को, आपके गट को डिस्टर्ब करे ना। अब वो जो ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है, ये खाएं, दही खाएं, कोई ऐसे प्रोबायोटिक्स लें तो इट्स फाइन ना। जब आपको कुछ खाना ही है तो फिर उसके साथ आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर हमें वो प्रिकॉशनरी चीज़ें लेनी पड़ती हैं साथ साथ ना, उसको बैलेंस करने के लिए। ऑलराइट, सो अच्छा, ईरान में आप 3 शहरों में गई जहाँ पर आपने वीडियोस बनाई, ऐसे ही? यस, बिल्कुल। ऑलराइट, सो वहाँ की कोई एक डिश जो आप मेंशन करना चाहते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई और जिसको आपको शूट करके मज़ा आया, जिसकी रीच बहुत अच्छी रही उस वीडियो की, और आप वो बार बार ट्राई करना चाहेंगी? अच्छा, वहाँ पे अब वो नाम बड़ा अजीब सा है, हम पाकिस्तानियों के सामने लें तो बड़ा लोगों को अजीब सा लगता है, चुल्लू कबाब। मतलब वो बड़ा है, बिल्कुल हमारे जैसे यहाँ के सीख कबाब होते हैं, सेम वैसे ही है, बट वहाँ का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। लाइक मैं अगर यहाँ के कंपैरिजन लेके चलूँ ना इधर के फूड का और वो स्पेसिफिक मतलब उन कबाब का, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब मैं यही रिकमेंड करूँगी। हमारे पास भी जब एम्बेसडर साहब आए थे, सो वो डिफरेंट खाने वो लेकर आए थे अपने साथ, तो वो वाकई जब हमने भी ट्राई किया था तो काफ़ी टेस्ट आप देखें तो मतलब डिशेस ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट हाँ टेस्ट में मुझे लगता है कि सिर्फ हल्का फुल्का सा फर्क हमें दिखाई देता है। स्पाइस लेवल कम था ना? स्पाइस लेवल कम होता है, तो मेरा ख्याल है जिस तरह आप बात करें ना कि होते सीख कबाब है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस हमें फील हो रहा होता है, बट स्टिल देखें खाने हमें किस तरह कनेक्ट करते हैं। ऐसा ही है। और चुल्लू कबाब तो पाकिस्तान में भी, स्पेशली कराची में तो बहुत खाया जा रहा है। हाँ, चुल्लू कबाब इज लाइक कि उसमें राइस होते हैं, राइस के ऊपर वो कबाब होते हैं, जस्ट लाइक स्मॉल साइज ऑफ सीख कबाब कह लें, या काफ्ता कबाब जिस तरह होते हैं, स्मॉल साइज, थोड़े मोटे होते हैं सीख कबाब से, साइज में छोटे होते हैं, और वो राइस के ऊपर सर्व किए जाते हैं। तो आप ये समझें कि वो राई जैसे अफगानी पुलाव होता है, उसमें तो चले गोश्त, आप पता नहीं कराची जाके क्या करती हैं। मैं वाकई मुझे तो लास्ट टाइम जब हम एक शूट के लिए कराची गए थे तो आई थिंक मैंने बन कबाब ट्राई किया था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं जब कराची गया ना सलीन, जब मैं शिफ्ट हुआ कराची, तो इत्तेफाक से ना हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने वो चुल्लू कबाब मिलते थे ईरान के। अच्छा, ओके। सो मेरे पास ऑप्शन भी वही थी कि मैं वही खाऊं, तो मैंने ट्राई किया, तो मैंने कहा तो बहुत मजे किए हैं। साथ में वो स्पेशली टमाटर की चटनी और या जो भी आप उसके साथ चटनियाँ होती हैं, तो मज़ा आया मुझे। हाँ, ये है कि कराची के अलावा मैंने चुल्लू कबाब पाकिस्तान में कहीं नहीं खाया। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे मिलता है इस्लामाबाद में या नहीं मिलता। सो आपको चुल्लू कबाब अच्छा लगा? मीठे में क्या अच्छा लगा वहाँ पे?
मीठे में वहाँ पे लोग बहुत कम मीठा खाते हैं, पहली Okay. तो ये बात, उन लोगों को मीठा ऐसे पसंद ही नहीं है। तो मीठे में हमने वहाँ के सिर्फ बिस्किट्स और यही चीज़ें ट्राई की थी। बिस्किट्स खाए आप? Yes. अब आते हैं जरा अपने देश वापस, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात करें, जहाँ से अब 1.5 साल पहले आपने गालिबन आगाज किया बिल्कुल इस 1.5 अपनी साल पहले। व्लॉगिंग का, इसमें आपने फूड को भी रखा है, ट्रैवल को भी रखा है। लेट्स स्टार्ट विद द फूड थिंग। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी क्या डिफरेंस है खानों का? डिफरेंस कह लें कि जिस तरह कहते हैं ना कि ये एक रोड वो है, यहाँ पे स्पेसिफिक एक रोड है कि ये रावलपिंडी है और यहाँ पे इस्लामाबाद है, वो एक स्पेसिफिक रोड यहाँ पे इधर है कि कहते हैं आगे से यहाँ से जाएं तो आपको इस्लामाबाद मिलता है, इधर से आपको पिंडी मिलता है। ठीक तो है। डिफरेंस भी ऐसे ही है, लाइक 19-20 का फ़र्क कह लें। Okay. मतलब आपको इस्लामाबाद में ज़रा बर्गर टाइप खाने मिलेंगे और ज़रा सजावटों के साथ और Okay. इस तरह के, और आपको पिंडी में हमारे टाइप के ज़रा देसी मज़ेदार से खाने और इस तरह के मिलेंगे। तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं है, फर्क नहीं है, सिर्फ बिल्कुल। प्रेजेंटेशन का फर्क है। यस, प्रेजेंटेशन उसकी डिफरेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पे ज़रा हमारे यानी कि type यहाँ के पे आप साथ- यहाँ पर जाएंगे रोल तो- पराठा आपको ऐसे Yes. ऐसे शॉपर में मिल जाएगा, और यहाँ पे वो प्लेट में उन्होंने इस्लामाबाद पीसेस रोल में पराठा कट आपको करके pieces में साथ में मिलेगा। सर्विंग करके और वो हमें सर्व करते हैं। ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है ना इस्लामाबाद के लोग। अच्छा, कोई 3-4 ऐसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के खाने जो कि आपको लगता है कि बहुत अनकॉमन से हैं, यानी जिस तरह हमने एक रोल पराठा देखा था, पता नहीं वो लॉन्गेस्ट 1 मीटर का? रोल पराठा, मतलब 60 इंच रोल पराठा। 60 इंच का रोल पराठा। उफ, मतलब मोहल्ले खाया के था लिए। आपने पूरा? नहीं वो ना इस तरह का था कि एक तो वो वीडियो जब मैंने शूट की तो वो मेरी मिलियंस में गई वीडियो पहले तो, क्योंकि वो वीडियो थी कि लोगों को बड़ा हैरत हुई कि यार 60 इंच का रोल Yes. पराठा, और वो उन लोगों ने चैलेंज दिया हुआ था कि आपने 4 पर्सन से अगर ये चैलेंज मतलब ये 1 मिनट में वो ख़त्म कर लेते हैं तो उनको हमारी तरफ से Free ये है। गिफ्ट्स हैं और हम उनको ये तो चीज़ें ये देंगे। चैलेंज बरकरार है अभी तक? ये चैलेंज चल तो रहा है अभी तक, लेकिन ओके, आई थिंक यू कैन डू इट। 3 बंदे और ले जाने, 4 बंदों ने करना है तो ना? मैं भी नहीं, आप हार तुम जाएंगे रहने फिर। आप हार जाएंगे भी, आप हार जाएंगे फिर। लेकिन मैं आपको यहीं से ना 3 लोग हैं ना, तो मैं आपको 3 लोग और यहाँ से सजेस्ट कर सकती हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। सो यू कैन विन दिस ओके, कॉम्पिटिशन। डन। ठीक है, वो- नाउ यू हैव टू गो फॉर इट। अच्छा, वो 3 लोग इसी स्टूडियो में हैं? एग्जैक्टली, मुझे दिख भी रहे हैं इस वक्त। तो आई ये रियली कैमरे के उस पार के जो हमारे प्यारे दोस्त हैं ना, सबीन का इशारा उनकी तरफ है कि वो हमारे साथ तो मैं ये जाएंगे चाह रही हूँ कि वो आपके साथ और जाएं। सबीन वाली वीडियो बनाएगी। अब मैं वीडियो बनाऊं नहीं, हम ऑफिशियल अपने वीडियोग्राफर को भेजेंगे ठीक है। साथ, और हम वो रिकॉर्ड करेंगे एंड देन वो यहाँ पे हम प्ले करेंगे। Okay, ये आपने दीदा बहुत अच्छा कर दिया है। ठीक है, तो नहीं, एक तो आपने हमें- ट्राई किया था चैलेंज वैसे वो? यस, मैंने चैलेंज ट्राई किया था, लेकिन ऑब्वियसली हम नहीं खा सकते इसको चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। लड़के थे आपके साथ, लड़कियां भी थी? मेरे साथ Mix- फीमेल्स थी सारी, आपके तो साथ वो females हमारे थी। साथ तो जितना नॉर्मल रोल पराठा होता है हम उसको भी हाफ पीसेस करके Exactly. इतना ही खा नहीं, सकते हैं। क्या कहना So that आप दोनों makes कहना क्या sense. चाह रही थी कि मतलब लड़के मर्द बहुत ज्यादा ज्यादा- खाते हैं, आप लोग बहुत कम खाते हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, मेरी तो छोड़े, मुझे तो इतनी किसी खातिर में नहीं लाएंगे, आप बताएं। लड़कियां बहुत कम खाती हैं, वैसे ये वाकई बात है। मतलब कम नहीं खाती, हम उतना खाती हैं जितना जितना हमें जरूरत होती ऐसे ही है, जितना हमें जरूरत होती है। और ऐसे फिर थोड़ी है कि खाना देखा और बस कि आखिरी खाना समझा? आखिरी खाना समझ के खाएं। नहीं, हम भी इतना ज्यादा नहीं खाते, कम खाते हैं। आपको Yeah, नजर ही sure. आ रहा होगा कितना मेंटेन रखा होता है अपने आप को। मेंटेन रखते ज्यादा हुए अलग नहीं बात है। खाते। ठीक हो गया। अच्छा, कम खाते हैं। दादा, अच्छा, लोग अक्सर ये बात कर रहे होते हैं ट्रैवल व्लॉगर, फूड व्लॉगर्स के पर्सपेक्टिव से कि हर चीज़ को बहुत अच्छा दिखा रहे होते हैं, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी। तो लोग अक्सर ये कहते हैं अच्छा ये 10 रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, 10 के 10 रेस्टोरेंट्स कैसे अच्छे हो सकते हैं, और तो एक ही रेस्टोरेंट में सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता एक है? रेस्टोरेंट में सब अच्छा कैसे हो सकता है? अच्छा, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा वेरी करती है और डिपेंड भी करती है कि समटाइम्स ना हम अपनी वीडियोस में एक स्पेसिफिक डिश को मेंशन करके बता रहे होते हैं और लोग हमारी वीडियोस पूरी भी नहीं देखते ना। मसला भी ये है यहाँ पर, वो स्टार्ट में सारी वीडियो देख लेंगे जहाँ पे हम एम्बियंस की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं, हम वो चीज़ लेके चल रहे होते हैं। भाई आप जब एंड पे जाके देख रहे हो जहाँ पे हमने फूड का मतलब मेन हमारा जो कंटेंट है वो फूड है, जहाँ हम फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक डिश को लाजमी मेंशन करते हैं कि मैं आपको अपनी तरफ से ये डिश रिकमेंड करूँगी। ठीक है। तो इट मीन्स कि वो मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं या वो इसका आपको मतलब यह है कि समझ जाओ इस बात को, अच्छी यही है। हाँ, वैसे मतलब- इसके 2 मतलब हो सकते हैं। वही ना, इनडायरेक्टली आपको बताने का यही मकसद होता है कि ये चीज़ जो है वो हम मतलब आपको रिकमेंड करें कि आपने ये मस्ट ट्राई करना है। अब मैं खा कुछ रही होती हूँ और लोग जाके कुछ और खाएं और और फिर वो बैड कमेंट्स आते हैं, तो फिर लोग हम यही कहते हैं कि हमने रिकमेंड क्या किया और आप क्या जाके ट्राई ऑल्सो आई करें। थिंक टेस्ट का भी तो फर्क होता है ना, जरूरी नहीं है कि एक जगह पर जाकर जो टेस्ट जो खाना आपको पसंद है वो मुझे पसंद है, वो उन्हें भी पसंद है। Yes. वो बड़ा कम होता है कि एक कोई चीज़ है वो सबको अच्छी लग रही होती है। तो ऑब्वियसली ये भी फर्क होता है। तो और दूसरा
बहुत सारे लोग मैंने ये भी देखा है जो कि वो खाना ट्राई भी नहीं करते, एक ने लिख दिया ना कमेंट तो उसके नीचे बस फॉलो करते हुए नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो बिल्कुल, जाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो लोग देख रहे हैं कि एक नेगेटिव कमेंट आ गया तो हमने उसी को, मतलब वो कमेंट ना, उसको लाइक्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं अगर आप देखें वीडियो में, और उसी के नीचे जो है वो लोग सेम टू सेम वही चीज़ ही दोहराते जाएंगे और बार-बार। वो समटाइम्स ये भी होता है कि उस शहर से उनका ताल्लुक भी नहीं होता और बस वो सिर्फ ना कीबोर्ड वॉरियर्स लगे होते हैं, ठकाठक एक कमेंट देखा उस पे उसी तरह कमेंट करना शुरू ना कर खुद दिए कुछ कर दिए करना कर किसी को दिए। करने देना है, ये बड़ा मसला है हाँ, उनका। मतलब ना कभी गए होते हैं वहाँ पे, ना ट्राई किया होता है, बस खामखा लिखते रहते हैं। आई रियली विश कि हम इस पे एक सेगमेंट भी जरूर रखें और हाँ, जरा करना ना भी कोई चाहिए। कुछ हम जरा इस पर बात करें कि क्या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। आई एम सॉरी टू से बट काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन भी होती है और वो फ्रस्ट्रेशन जब आपको कहीं और नहीं नज़र आ रही होती कि तो आप आप यहाँ उसको निकाल एक्सप्रेस देते कहाँ हैं। करें, तो आप उस जगह एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जहाँ पर ईजी होता है और जहाँ से आपको पता है कि वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है और आपको सुनना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ सुनाना वो तो पड़ेगा। चाहते हैं टू वे कम्युनिकेशन हो, लेकिन हो नहीं हाँ, पाती ना। अच्छा, वो तो okay. चाहता है कि जवाब आए। समटाइम्स ये होता है ना, लोग इसलिए कमेंट करते हैं कि शायद आगे से कोई जवाब आएगा, Attention कम्युनिकेशन seekers। होगी। बिल्कुल, समटाइम्स ऐसे हुआ है कि कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, उनका मकसद पूरा हो जाएगा, जो वो चाह रहे हैं, फिर मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगी तो वो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक अ डिजिटल मॉब मेंटालिटी आई बिलीव। या जैसे हम मॉब मेंटालिटी की बात करते हैं ना कि बाहर कोई ऐसा वाकया हो जाए तो एक मॉब मेंटालिटी होती है, आई थिंक डिजिटल मीडिया पे भी ऐसे ही है। एक कोई कमेंट आता है, एक बात कोई की जाती है, कोई एक चीज शेयर करता है विद अ कैप्शन और समथिंग लाइक दैट, तो वो सब करना जितने- शुरू कर देते हैं। सब करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्होंने ना वो ट्राई किया होता है, ना उनका अपना एक्सपीरियंस ऐसा होता है, ना कोई अपनी सोच ऐसी होती है, लेकिन वो मेंटालिटी डेवलप हो जाती है, साइकी है जो कि हमेशा डिजिटल And that's मीडिया पे भी very नजर आ bad. रही होती है। दैट्स वेरी बैड। स्पेशली ये ज़्यादातर जो हम देख रहे होते हैं ना, अपने यंग जनरेशन में देख रहे होते हैं, तो इट्स नॉट गुड कि नेगेटिविटी हर तरफ हो और ये इट्स नॉट गुड फॉर आवर मेंटल हेल्थ एज वेल। एब्सोल्युटली। और वो ऑब्वियसली जो लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा बल्कि हाँ, कभी बुरी ऐसा चीज़ हुआ होती है कि इतने कमेंट्स ऐसे आए हों और जिस पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है? वैसे तो हर रील पे इंसान मेहनत कर रहा होता है, हर कंटेंट पे मेहनत कर रहा होता है, आपने जाना, उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको ज़ाहिर पब्लिश करना, पर कभी ऐसे कमेंट्स आए जिसने आपको कहा हो, ये सोचने पे मजबूर किया हो कि मैं क्या कर रही हूँ, लेट्स नॉट डू इट, और अगले कंटेंट के लिए जाने के लिए फिर से आपको हिम्मत करनी पड़ी? हाँ, डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। बहुत ज़्यादा, मतलब लोग ना इस चीज़ को बहुत, एक तो हमारे माशरे में बॉडी शेमिंग कह लें, और आप अगर किसी रील में दुपट्टे में हैं और किसी रील में आप दुपट्टे में नहीं हैं तो इस चीज़ को बहुत पॉइंट आउट किया जाता है। तो ये इस लिहाज से मुझे बड़ी चीज़ें फेस करने को मिली। लाइक स्टार्ट में मेरा कंटेंट डिफरेंट था, फिर बीच में डिफरेंट हुआ, फिर मैं उम्रा से होकर आई। डेफिनेटली इंसान की लाइफ में चेंजेस आती हैं, तो जब आप उस लिहाज से चेंज करके चल रहे हो तो लोगों को बड़ा होता है कि यार अभी आप उम्रा करके आई हैं, अच्छा अभी आप इधर से होकर आई हैं। तो ये चीज़ें मुझे लाइफ में ना इस लिहाज से बड़ा एक बैड एक्सपीरियंस रहा। वो जो और एक मैं कमेंट पक्का होता है ना, बाजी दुपट्टा ले ले, एग्जैक्टली, मतलब उसको खुद ले लो, उनको ये इतना चीज़ शौक है ना तो। उनको ये चीज़ हाँ, बहुत मतलब- डिस्टर्ब करती है। वो फिर ये कमेंट्स जो होते हैं ना, ये वाले कमेंट्स जो फिर ये हमें मतलब लाइक कह लें कि एक लिहाज से बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि लाइक मैं अब नेक्स्ट शूट हाँ, करने वो आप जाऊँ। किसी को पर्सनल अटैक करें ना, Exactly. पर्सनल चॉइसेस, वो ठीक गलत वो उस इंसान के उसमें है। एंड सेकेंडली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके और अल्लाह के दरमियान होती हैं। Exactly. उसमें मतलब आपको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यू नेवर नो कि किसी के पेरेंट्स भी कैसी है जो आपको लेट्स सपोज नहीं पसंद आ रही है और उसमें खैर कोई कमी मसला भी कोई नहीं है, बट स्टिल उसका कनेक्शन अल्लाह की ज़ात के साथ कैसा है। सो लोग अक्सर ये देखे बगैर वो जज करना शुरू कर देते हैं, और ये बात भी, किसी को जज करना भी तो बुराई ही है सादी ना? सी बात है ना सबीन, आप तब जज करें, तब कमेंट करें अगर आप अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। अगर आपने कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई कोताही नहीं की, सब कुछ आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है फ्रॉम ए टू जी, करें कमेंट, क्योंकि ज़रा आप नहीं कर सकते, आप नो वन इज परफेक्ट, हर बंदे की Exactly. ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है। तो प्लीज़ अपने घर वालों से Let's बात not किया do करेंगे, this. हाँ, किसी को ना कहा करें कि आप ये कर लें वो कर लें। अच्छा, इसको बोल के मैंने कल एक कमेंट देखा हुआ ये कि कल, आई एम नॉट श्योर उनका नाम क्या है, शी इज़ अ इन्फ्लुएंसर एज वेल, बट किसी ने कमेंट किया उनकी प्रोफाइल पे जा कर के आप कंटेंट जो बनाती हैं वो मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकता। उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में या फरसमा हर जगह पे डिफरेंट तरह की फैमिलीज़ होती हैं। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो कि स्पेसिफिक कंटेंट देखती हैं, कुछ जो है वो स्पेसिफिक कंटेंट नहीं देखती हैं। अगर मैं आपके कहने पे या हर किसी के कहने पे कंटेंट बनाऊंगी और इतना कस्टमाइज्ड कंटेंट बनाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी कि अगर मैं सबको खुश करने के लिए कंटेंट बनाऊंगा, अच्छा ये ऐसा देखना चाहता है, ये ऐसा देखना चाहता है, ये ऐसा देखना चाहता है, फिर मैं कंटेंट नहीं बना सकती। सो बेहतर ये है कि आप अकेले देख लें। अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है मेरे कंटेंट से, उसने ये लिखा था या देखे ही ना, ये ना देखें, या ना इतना देखें। मसला ना देखें, अगर वो choice अनफॉलो
फॉलो कर दें। आपके पास चॉइस भी है। अच्छा निदा, लोग अक्सर ये भी कह रहे होते हैं कि जितना भी खाना पड़ा होता है वो फूड ब्लॉगर्स खाते रहते हैं हमें तो वीडियो में ऐसे लगता है। नो देखिए वीडियो में ऐसे लगता है, बट आई एम श्योर ऑब्वियसली आप इंसान की कैपेसिटी होती है वो थोड़ा थोड़ा ही खा रहा होगा, बट स्टिल हाउ डू यू मैनेज? अगर एक दिन में 2 शूट्स हैं, 3 शूट्स हैं, आपको 3 इनवाइट्स हैं एंड देन देयर इज फूड और वीडियो में आपको प्रिटेंड करना है आपको खाना ही है, हाउ डू यू मैनेज? इसमें एक चीज ऐड कर लेते हैं, समटाइम्स ये होता है ना, आपने खा लिया, शॉट ठीक नहीं है, दोबारा खाना है। अच्छा, इस चीज़ में ये है कि समटाइम्स मेरे ना एक दिन में 4 शूट होता है Okay. और वो फूड के ही चल रहे होते हैं। आप कहती कम खाती होगी। देखिए पूछते ना, वो तो चल रहे होते नहीं हैं, नहीं, shoot मैं होते हैं। कम ही खाती हूँ क्योंकि अब हमें मतलब हम उनको स्पेसिफिक हर जगह जाके यही कहते हैं कि प्लीज़ अपने स्पेशल आइटम्स जो हैं वो ही ट्राई करवाएं। इतना ज़्यादा फूड ना हम खा सकते हैं ना हम बता सकते हैं लोगों को, तो वो ट्राई करते करते ही में हमारा पूरा दिन गुजर जाता है और वो हमारे पूरे दिन का मील कह लें आप, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और डिनर वो हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम उसको टेस्ट करते हैं, जस्ट वो टेस्ट भी करना, ऑडियंस को बताना कि हमने टेस्ट किया एक चीज़ और हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा गुजरा। लेकिन कोई चीज़ तो ऐसी होती होगी जो वाकई बहुत अच्छी लगती होगी, आप कहते होंगे शूट के बाद अब ये मैंने खानी है, उसको हम पैक करवा के घर ले आते हैं। असल में ये आपसे यही निकलवाना चाह रहे थे। कि वो खाना ज़ाया तो नहीं होता ना, खुदा ना खास्ता, मेरा इससे पॉइंट ये था। आप खाते हैं ना, अच्छी बात है, अच्छी लेकिन बात खाना खाना चाहिए, ज़ाया नहीं होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। आप मैसेज क्या कन्वे करती हैं अपने व्लॉगिंग के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू? एक तो ज़ाहिर है ये एक्टिविटी अपनी जगह होती है, बट ज़ाहिर है जब भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं हम अक्सर एक बात करते हैं कि उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, द वे यू आर डूइंग दैट कंटेंट। आपका अपना क्या फोर्टे उसमें था कि मैंने क्या चीज़ लोगों तक पहुंचानी है? अच्छा, पहले तो एक चीज़ ये थी कि मेरी सारी जर्नी में मेरे बाबा की मुझे बहुत सपोर्ट रही। मतलब ही इज़ द वन के जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं इस लेवल तक पहुंची और मैं कर रही हूँ आजकल। तो मेरी उन तमाम फीमेल ब्लॉगर्स को यही मतलब मशवरा है, या फीमेल ब्लॉगर्स ना भी सही, बट वो लोग जो हमें देख रही हैं और मोटिवेट होती हैं और कोई कंटेंट या कोई काम स्टार्ट करना चाहती हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि इट्स मतलब कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। आप अपने फादर्स को, आप अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट में लेकर अगर एक चीज़ बहुत अच्छे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हो। और लोगों को बहुत होता है कि यार हम फेस शो कराएंगे तो ही हम आगे जा सकते हैं, बट मैंने इस फील्ड में आके ये चीज़ देखी है कि आपको फेस शो कराना मैटर नहीं करता। अगर आप नहीं करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे, आप नहीं करना चाह रहे तो आप फेस शो बगैर कराए, आप फूड ब्लॉगिंग, आप ट्रैवल ब्लॉगिंग, आप बहुत से ऐसा कंटेंट अपने डेली लाइफ में भी स्टार्ट करके एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और आप इससे मतलब घर बैठे बैठे बहुत अच्छा। एंड लोग पसंद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग शक्लें ही देख रहे होते हैं सिर्फ। हमने काफ़ी सारे हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ उनकी कुकिंग वीडियोस जो होती हैं वो आप यूट्यूब पे अपलोड करते हुए देखें, उन्हें फेस रिवील नहीं होता, सिर्फ पकाते हुए, चमचा हिलाते हुए, कटिंग करते हुए और पूरी उन्होंने रेसिपी बताई हुई होती है। एंड ट्रस्ट मी, आप आज कोई रेसिपी निकालें और उसमें आप देख रहे होते हैं यूट्यूब पे तो मिलियंस में उनके व्यूज़ होते हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि लोग देखना ये चाहते हैं एंड ऑल दैट। आपका काम अगर अच्छा है तो बस वो लोग देखेंगे, पसंद भी करेंगे। बिल्कुल, यही मेरा एक मैसेज उन तमाम लड़कियों के लिए है स्पेसिफिकली कि जो कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं लेकिन इस डर से नहीं करना चाह रही कि हम शायद खुद आएंगे तो ही हम वायरल हो सकते हैं या फिर हम ये नहीं कर सकते। तो ये एक छोटा सा मैसेज था उनके तो आप जो करना चाहते जी करें, अपने अंदाज से करें, अपने हिसाब से करें, अपना रास्ता खुद चुने। डोंट लेट एनीवन एल्स टू डिसाइड दैट वे एक्चुअली। अच्छा वो इस तरीके से कर रहा है तो मैं भी इस तरह से करूँ, नो, डू द थिंग द वे यू वांट टू डू। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ऑल द बेस्ट। अभी इसी तरह से आप अपना काम माशाल्लाह जारी रखें और लगे रहें, अच्छा कंटेंट हमारे लिए क्रिएट करते रहें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। जो कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, कुछ डिग्रीज ऐसी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे मुताल्लिक अमूमी तौर पर एक राय होती है जो कि सही राय होती है। वो ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यस, जिसमें अगर मैं टॉप की बात करूँ तो उसमें मेडिसिन, यानी मैं अगर डॉक्टरी की बात करूँ तो उसमें ये समझ आता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, फैमिली इवेंट्स छोड़ने पड़ते हैं, पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, बस आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। हमारे बचपन में अगर जाएं तो वाकई हमारे घर वाले सबसे पहली ख्वाहिश ये होती थी कि अच्छा
हमारा बेटा या हमारी बेटी डॉक्टर बने तो ऑब्वियसली एक बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और बड़ा हमें भी होता था कि अच्छा जी बताएं तो होता ये चीज़ होती थी कि अच्छा जी मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर है, बट अगेन वो इतनी मेहनत होती थी कि हम जैसे आधे बच्चे भाग जाते थे, आधे के आधे से ज़्यादा भाग जाते थे। अच्छा, इसमें ज़रा एक नंबर से आपका एडमिशन नहीं हो रहा होता ना, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कंपटीशन है, जो कि बहुत एक अच्छी बात भी है बिकॉज प्रोफेशन ही ऐसा है ना, प्रोफेशन ही ऐसा है ना कि आप रिस्क नहीं ले सकते, ऐसे ही है। अच्छा, वैसे में चले आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत ही पढ़ाकू हैं, आपने कर लिया है बेस, तो बंदा कहता है चलो अब ज़िंदगी में ना आपने ये अचीव कर लिया, आपने अब ये डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली है, अब आप इसी में आगे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे एवरीथिंग। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे भी नहीं रुकते, कहते हैं ये तो हमने कर लिया, डॉक्टर तो हम बन गए, लेकिन हम अभी रुकेंगे नहीं, अब हम एक और स्टेप लेंगे। वो स्टेप क्या है? एक और मुश्किल इम्तिहान देंगे, चूंकि CSS से मुतालिक भी यही राय कायम है कि भी उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं इनका एक एक सब्जेक्ट जो है वो फंस जाता है और उसमें बस वो कोशिश करते हैं, वो समटाइम्स ऐसे प्रेस या समटाइम्स कोई और सब्जेक्ट होता है। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ने का शौक होता है या वो हो सकता है अपने आप को बीट करते हैं, अच्छा मैंने ये कर लिया ना, मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं अब एक और काम करूँ। और somehow I think they're very talented, तो वो उस तरह से वो चाहते हैं कि उनका टैलेंट हर फील्ड में सामने आए। ऐसा ही है। तो आज एक ऐसी ही मेहमान ने में ज्वाइन किया है, 2015 में उन्होंने माशाल्लाह MBBS किया, उन्होंने प्रैक्टिस की 2-3 साल, फिर उन्होंने CSS किया माशाल्लाह, और असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे इन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पे तो काम कर लिया है, जिसमें बहावलपुर भी है, लाहौर भी है, गुजरांवाला भी। आज के लिए इनकी पोस्टिंग है इस्लामाबाद में। एंटी इंक्रोचमेंट पे इनका बड़ा फोकस है, इसमें डायरेक्टर म्यूनसिपल अथॉरिटी में काम कर रही हैं। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अनम फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यू लुक वेरी यंग माशाल्लाह। तो ये इसका खास she is young. नहीं मतलब मैं सभी मतलब ठीक है यंग है, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा यंग है हमें लगता है कि बिल्कुल जैसे अभी आपने ताज़ा MBBS किया होगा। हाँ। बस रोज नया काम करते हैं, दैट कीप्स अस यंग। चलें, ये बड़ी अच्छी ये बात हमें सुनना था ना कि रोज आप जब नया काम करते हैं ना, आप एनर्जेटिक रहते हैं, दैट कीप्स यू यंग, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड। सो यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर और यू वांटेड टू बी अ सिविल सर्वेंट? आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर इनिशियली, बट मेरे फादर थे, उनका आई वुड से कि आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड कि पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड थे, लर्नड थे, एंड माय फादर वुड ऑलवेज से टू बोथ ऑफ अस, मेरा एक भाई है तो हम दोनों सिबलिंग्स को कहते थे कि CSS में ट्राई ज़रूर करनी है। तो बाय द टाइम आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब, माय डैड पास्ड अवे सैडली, लेकिन वो एक दिल में बात थी कि करना है, और वैसे भी शौक था डिबेट्स करने का, लिखने पढ़ने का। तो आई जस्ट थॉट कि ये एग्ज़ाम है, करके देखते हैं क्या बनता है। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से रास्ते आसान हो गए, अच्छा ग्रुप आ गया, तो बस फिर उसके बाद देन आई जस्ट स्टार्टेड। और CSS के साथ ज़्यादा मेरी एफिलिएशन ड्यूरिंग द जॉब हुई है। आई एक्चुअली दैट जॉब मेड मी फॉल इन लव विद माई कंट्री। यू गो सर्व इन डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ लोगों के साथ आप रहते हो और मुख्तलिफ जगहें देखते हो। पर्टिकुलरली फॉर अ पर्सन लाइक मी, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, कभी बाहर नहीं निकली थी, कुछ नहीं देखा था, एजुकेशन भी सारी लाहौर की थी। तो जब गुजरांवाला देखा, देन आई वर्कड इन कमालिया, आई वर्कड इन फतेह जंग, आई वर्कड इन बहावलपुर सिटी। तो इट वाज अ प्रिविलेज थ्रू आउट। ज़ाहिर नई जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, वहाँ के अपने चैलेंजेस होते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करना, तो आपको थोड़ा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी होती है कि आपने एक्सपोजर एज वेल, एब्सोल्युटली एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी अपनी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपकी ग्रोथ हो रही होती है थ्रू आउट। अच्छा ना, यंगस्टर्स हमेशा ये गिला कर रहे होते हैं कि अगर वो किसी फील्ड में पहुंच भी जाते हैं, किसी भी उन्होंने कुछ भी अचीव भी कर लिया, ऑब्वियसली जब पब्लिक डीलिंग की बात आती है तो ये चैलेंज उनको फेस करना पड़ा होता है कि लोग सुनते कम हैं, कि कल के बच्चे हमें क्या बताएंगे, या आपकी बात को उतना नहीं किया जा रहा होता, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होती। क्या ये चैलेंज आपने भी फेस किया? अगर किया तो आपने उसको किस तरह से केटर किया? मेरा पर्सनली इसमें पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जब पब्लिक सेक्टर में होते हो तो आपको ज़्यादा लिसनिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। जो द मोर यू लिसन, द मोर यू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डाइवर्स है। हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हम जो पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं वो एक बहुत नैरो पर्सपेक्टिव होता है। जितना आप लोगों से सीखते हैं, और दिस इज़ समथिंग माय प्रोफेसर इन मेडिसिन यूज्ड टू से कि लेट द पेशेंट बी योर टीचर, एंड इट्स द सेम थिंग इन दिस सेक्टर एज वेल। पब्लिक सेक्टर में आपका जो क्लाइंट है, जो आपका प्लेंटिव है, लेट हिम बी योर टीचर। उससे आप जितना सुनते हैं, जितना उससे समझते हैं, उतना ही आप बेहतर उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके, वैसे क्या मुश्किल रहा आपके लिए MBBS करना, दैट टू फ्रॉम किंग एडवर्ड
यूनिवर्सिटी माशाल्लाह जो कि ख्वाब होता है मेडिसिन के स्टूडेंट्स का कि हम किंग एडवर्ड से पढ़ें, या फिर CSS क्रैक करना? I would say medicine is more difficult. Medicine was way more difficult. Yes. उस तरह की मेहनत जो आप FSC में करती हैं, बल्कि अभी भी मैं जो बच्चों को देखती हूँ जो FSC के फेज से गुजर रहे हैं, आई जस्ट से कि सलाम है उनको, उन्होंने जो वो मेहनत होती है उस एज पे, जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने करने होते हैं, जो डेली के सेक्रीफाइसेस आपने देने होते हैं, वो उस टाइम पे बहुत दे मीन अ लॉट फॉर अ 17-year-old मिसिंग आउट ऑन वेडिंग्स, और ये छोटे छोटे जो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, दिस मीन्स अ बिग डील। आप जब बड़े हो जाते हो तब आपको थोड़ा बहुत बैलेंस करना आ जाता है। उस टाइम पे इट्स ऑल और नन, उसमें आप बैलेंस करना नहीं जानते। एटलीस्ट फॉर मी इट वाज मोर डिफिकल्ट। वो ऑलमोस्ट आई थिंक सारे मेडिसिन स्टूडेंट्स ही वो सब कुछ मिस कर रहे होते हैं, जो कि उन्हें पता है कि बस मुझे अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। वो बैलेंस करना चाहें तो शायद नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसके लिए। देन वो उसके बाद हाउस जॉब एंड कॉल्स एंड एवरीथिंग, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता। CSS तो मैंने तो नौकरी के साथ किया था। आई वाज वर्किंग एज अ रेजिडेंट फिजिशियन, तो उसके साथ साथ ही तैयारी की थी उसके, क्योंकि CSS का इम्तिहान कोई एक दिन का इम्तिहान नहीं है। आप एक साल में पहले रिटन में अपियर होते हो, फिर उसका रिजल्ट कोई 9-10 महीने बाद आता है, उसके कोई 5-6 महीने बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो सारे पीरियड में आप फारिग तो नहीं बैठ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जॉब के साथ ही दिया था, बस अल्लाह ताला की तरफ से आसानी हुई, मैनेज हो गया। बट CSS के लिए उस तरह की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू लीव द एंटायर वर्ल्ड। उसमें शायद ये भी है ना कि आपकी वो पूरी जो जिंदगी की मेहनत होती है ना, फ्रॉम द मे स्कूल लेवल से जो आप पढ़ रहे होते हैं एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ इसमें काउंट कर दो। ये तो नहीं है कि आप वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू थिंक कि मैंने CSS करना है, आप पढ़ने शुरू कर दें और आप कर लें। तो मेरा ख्याल है रुझान आपने पूरा प्लान किया हुआ होता है, लेकिन हमने वैसे काफी ऐसे लोगों को देखा भी है एक दिन उठते और कहते जी हमें CSS लेकिन करना है। सभी उस पर भी ना उनकी होती है बचपन से मेहनत, जो कि वो शायद उनको समझ नहीं उस वक्त आती, लेकिन उसका फर्क होता है। वाकई होती है, और ऑब्वियसली आपकी थ्रू आउट आपकी स्कूलिंग और आपकी स्टडीज और आपका रुझान सबसे बड़ी बात ये है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जॉब्स के पर्सपेक्टिव से अब जो है वो फैमिली को टाइम दे पाती हैं, मैनेज हो जाती हैं चीजें? आई एम वेरी लकी कि माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। माय मदर इन लॉ इज़ अ रिटायर्ड कर्नल, तो सारी फैमिली के अंदर वर्किंग वुमेन का रुझान है। आई एम नॉट एन ऑडिटी, आई हैव ओनली वर्कड इन पंजाब एंड देन इन इस्लामाबाद। शी माशाल्लाह हैज़ वर्कड इन ऑल 4 प्रोविंसेस। जाहिर है वो फौज की वजह से फिर आपको हर 2 साल बाद कभी इधर तो कभी उधर, तो वो प्रैक्टिस उनकी ऐसी हुई है कि उनके लिए बड़ा नॉर्मल है कि मेरी बहू भी कभी भागलपुर जा रही है तो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। दैट्स नॉर्मल फॉर हर एज वेल। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, क्या गाइड भी करती हैं स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को फॉर CSS? अच्छा, ये सब्जेक्ट ले लो, ये सब्जेक्ट ना लो, स्पेशली फॉर द मेडिसिन स्टूडेंट्स जो कि चाह रहे होते हैं कि हम अब मेडिसिन से टुवर्ड्स CSL सर्विस आ जाएं, गाइड करती हैं? बिल्कुल आ जाते हैं। जो whoever reaches out, तो उसको आप एक फ्रेटर्निटी का करके, पर्टिकुलरली मेडिकल के डॉक्टर्स, किंग एडवर्ड के लोग तो आते हैं, तो उनको अपनी समझ के मुताबिक तो ज़रूर करती हैं। ओके। अच्छा, एक और भी इसमें राय होती है ना, नॉर्मली जब हम ये देखते हैं ना कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि डॉक्टर बहू लाने का बड़ा ख्वाब लोगों का होता है ना कि अच्छा वो डॉक्टर होगी, उसे बहू बना के लाएंगे, लेकिन वो जॉब नहीं करेगी। सो उस पर लोग फिर ये राय रखते हैं कि भाई क्यों, उसने ज़्यादा मेहनत की है, 5-6 साल उसने मेहनत की, वो डॉक्टर बन गया, अब उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सवाल मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि देखिए आपने भी एक सीट आपके पास थी, आपने उसको यूज़ किया, आप एक माशाल्लाह बहुत प्रेस्टीजियस इदारे से आपने मेडिसिन की डिग्री ली, उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी की, लेकिन आपने देखिए छोड़ दिया वो। अब आपने एक और शोबा चुन लिया, कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप कुछ और करना चाहती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि चूँकि इस स्पेसिफिकली इस मेडिसिन के शोबे में चूँकि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि हम करें, और उनको लगता है कि अगर किसी ने करके वो नहीं करना, वो डॉक्टरी नहीं करनी, वो प्रैक्टिस नहीं करनी, तो फिर वो क्यों उसने वो डिग्री की, उसने वो सीट क्यों ली? नहीं, बहुत आपका अच्छा सवाल है और बहुत जगहों पे किया जाता है, इंक्लूडिंग आपके इंटरव्यू में, CSS के इंटरव्यू में। लेकिन जो मेरा ख्याल है इसके अंदर वो ये है कि CSS एक पूल है जिसके अंदर आपकी मुल्क के तमाम व्यूज़, थॉट्स और अपब्रिंगिंग और मेंटल बेंट के लोग शुड बी रिप्रेजेंटेड। उसमें साइंटिस्ट भी होने चाहिए, उसमें इंजीनियर्स भी होने चाहिए, उसमें डॉक्टर्स भी होने चाहिए, बिकॉज इन लोगों ने तहसीलों में तो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, जो अभी मैं जिस प्रोसेस से मैं गुजर के आई हूँ, उसके नीचे आपने हॉस्पिटल को भी देखना है, डिस्पेंसरीज को भी देखना है, स्कूल्स को भी देखना है। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस को डेवलप करने के लिए और उस एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस को डाइवर्स रखने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर फील्ड के लोग आएँ। और CSS को हमेशा से डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि इसमें हर फील्ड का बंदा एंट्री करे, सो दैट ऐसे ना हो कि सिर्फ कुछ
स्पेसिफिक लोग ही ओके आर्ट्स पढ़े हुए या कोई स्पेसिफिक कैडर के हर लोग ही फील्ड से लोग आए, very डॉक्टर्स भी well आए, said. इंजीनियर्स भी आए, वेरी वेल सेड कि आप देखें कि हर फील्ड से जब आएंगे उसका पर्सपेक्टिव आएगा, उसकी वजह से चीज़ें और बेहतर होती चली जाएंगी। कभी ये होता है एकदम से स्विच करना पड़े अपना मोड कि अब मैं हूँ तो सिविल सर्विस में, लेकिन एकदम कोई आसपास किसी की तबीयत खराब है, पूछते होंगे ना डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ? हाँ नहीं, वो तो मैंने तो बड़ी देर प्राइमरी केयर प्रैक्टिस किया तो मैं दवाइयाँ तो लिख लेती हूँ। अच्छा चलो ये वैसे एक अच्छी बात है, मतलब फैमिली में तो मतलब डॉक्टर साहब हैं ना, तो वो इस फैमिली के अलावा भी ना प्रोफेशनल लाइफ में भी आसपास कोलीग्स वगैरह भी कहते होंगे ना कि आज मेरा ये मसला, आज मेरे घर में ये मसला, आप कहते हैं कि मैं अभी मतलब एज अ डॉक्टर तो नहीं बैठी हुई यहाँ पे, बट आप राय देती नहीं, वो आपसे फ्री मेडिकल एडवाइस जरूर लेते हैं, लेकिन इफ़ इट डजंट वर्क तो वो फिर आपको उल्टा पड़ जाती है। ओए होए होए, अच्छा ये कोई किस्सा ऐसा कुछ हुआ है कि कभी किसी ने एडवाइस मांगी हो मेडिकल, आपने दी हो, लेकिन अगली जगह से अच्छी तरह फॉलो ना की गई हो, लेकिन आपके ऊपर पड़ गई हो कि जी डॉक्टर साहब आपने ये कहा था करने लेकिन को? जो एवरीडे मसले हैं ना हमारे, फॉर इंस्टेंस एलर्जीज हो गया या हेडेक हो गया, सैडली उसका मेडिसिन में कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इलाज नहीं है। तो वो जो एलर्जीज के मसले आप लोगों को बता भी दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट गोइंग टू सेटल, क्योंकि बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक प्रोसेस। और समटाइम्स ये भी होता है ना कि वो टेस्ट से बगैर तो ज़रा आप नहीं उस तरह से डायग्नोज भी कर सकते, और मे बी एलर्जी अब आपको नहीं पता अच्छा किस चीज से एलर्जी है, आप उस तरह गाइड तो नहीं कर अरे नहीं सकते। फर्क पड़ता, वो सही कह रही है, हाँ, और मैं फर्क लिटरली ये नहीं बात पड़ता, बता रही हूँ। वो उतना उसमें वक्त लेता है। आप जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लें, बिकॉज आई एम ए विक्टिम, मैं विक्टिम का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी। एलर्जिक वायरल And दोनों में literally- फर्क तो नहीं पड़ना। हाँ नहीं पड़ना, वो नहीं अपना टाइम पड़ता। लेगा, लेकिन वो जो डॉक्टर उससे एंटीबायोटिक दे दे, और एंटीबायोटिक ने भी टाइम लेना है, उस वायरल ने भी टाइम लेना है। एंटीबायोटिक कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिटरली बता रही हूँ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको एक वायरल अटैक हुआ, आपने ले ली साथ एंटीबायोटिक, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, अब वायरल ने भी अपना टाइम लिया, एंटीबायोटिक ने भी टाइम लिया, आप बाय द टाइम ठीक होना शुरू हुआ, चूंकि इतना ही टाइम लगना था, आप एंटीबायोटिक लेते ना लेते, आपने सोचा इस डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी ना, ये डॉक्टर ठीक है, हालांकि वो दवाई का कोई ताल्लुक नहीं था उससे। जी जी, ये प्लेसिबो इफेक्ट यही है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है, वो खुद जाए कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कोई टीका लगा दें, ज्यादा सारी दवाइयाँ हो तो खुश रहते हैं जो लोग, डॉक्टर दवाई ना दे तसल्ली कहते हैं नहीं डॉक्टर ही होती, ठीक नहीं है, ज्यादा दवाई हो तो वो तसल्ली होती है। ये एक परसेप्शन है, सही तरह चेक किया डॉक्टर ने। ये मसला है। क्या करना चाहती हैं स्पेशली इस्लामा के पर्सपेक्टिव से, जो आपका इस वक्त काम है? आपने G9 का हमने कुछ फुटेज भी देखी थी, G9 बिफोर एंड आफ्टर, जो कि आपने एंटी इंक्रोचमेंट पे काम किया माशाल्लाह। इस्लामाबाद में वैसे जनरली तो बाकी शहरों की निस्बत आई थिंक इंक्रोचमेंट के मसाइल कम है, या एक परसेप्शन भी है ये, हाउ डू यू सी दिस? इस्लामाबाद के मसाइल क्या हैं और आप उसे कैसे एड्रेस कर रही हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है, इस्लामाबाद में चैलेंजेस ज़रूर है, बिकॉज इट्स अ प्लान्ड सिटी। डेफिनेटली इंक्रोचमेंट उस तरह नहीं है जिस तरह अनप्लान्ड सिटीज़ में है, लेकिन बिकॉज इट्स अ प्लान्ड सिटी, इसको इसी तरह खूबसूरत रखना, दैट इज़ आवर चैलेंज। तो फिर उसके अंदर जब आप इंक्रोचमेंट करते हैं तो यू हैव टू वॉक अ फाइन लाइन कि जिनकी आप चीज़ें हटा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आप उन्हें रीच आउट करें और पहले उन्हें समझाएं कि ये क्यों गलत है, एंड सेकेंडली बिजनेस कम्युनिटी को आप साथ लेके चलें, सो दैट आपको जो प्रोटेस्ट सिचुएशन है या आपको डिरेल करने की जो सिचुएशन होती है वो फेस ना करनी पड़े। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको इसका भी बड़ा ध्यान होता है कि कोई गरीब आपके एक्शन से ऐसे मुतासर ना हो कि विच वाज अनजस्टिफाइड। तो आपको उसको अगर आप लेकर चलें तो फिर इंक्रोचमेंट को हटाना इट्स अ वेरी प्रिकेरियस टास्क, जिसके अंदर आपको बहुत चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। सही बात है। ये आपकी ये सोच जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी है, बिकॉज हमने काफ़ी सारे ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर वाकई मतलब बड़ी बड़ी बाज़ों का चीज़ें हो रही होती हैं, हम उन पर आवाज़ नहीं उठा रहे होते, हम बात नहीं कर रहे होते, बट एक गरीब का ठेला आप उसको उल्टा देंगे जाते जाते, आपने उसको बिखेर दिया उसका सामान, या आप उठा के ले गए उसका सामान, ऐसी काफ़ी वीडियोस हम लोग देख रहे होते हैं। सो ये पॉसिबल है ऑब्वियसली, जिस तरह आप भी करिए कि एक डिसेंट वे में नुकसान किसी का नुकसान हो, और आप उसको गरीब का नुकसान ना हो, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप उसको पूरा चांस देते हैं, उसको समझाते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, और आप एकदम से नहीं जो है उनके ऊपर विदाउट अ नोटिस आप उनको नहीं हटाते। लेकिन उसमें ये भी देखने की बात है कि अक्सर औकात जो रेडी की चीज़ होती है ना, वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम कॉज कर रही होती है, तो व्हेन इट इज़ कॉजिंग अ हैज़र्ड तब तो उसको उठाना फ़ौरन जस्टिफाइड है। लेकिन ऑब्वियसली उसमें भी आपने ख्याल रखना है कि सरकारी काम करते हुए ऐसी लुक ना आए कि सरकार लगे कि कोई जुल्म कर रही है। ये बड़ी प्यारी बात आपने की कि सरकार जुल्म करे
ये परसेप्शन भी डेवलप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो सबीने की बात ना वीडियोस वाली, क्योंकि उसमें फिर लोग ये कहते हैं अच्छा गरीब पे तो आपका जोर चलता है, वो जो बड़े बड़े मॉल्स है किसी ने इंक्रोचमेंट किए वहाँ पे आप लोग नहीं जाते, तो ये परसेप्शन चेंज किस हद तक आपने की है? अपने हद तक तो आप यही कर सकते हो कि एटलीस्ट आप तमाम जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक मौका ज़रूर दें। Yes. उनके साथ एक मरतबा डायलॉग का वे ओपन करें एंड देन सी कि किस हद तक वो खुद से सही कर देते हैं और किस हद तक उन्हें स्टेट की पुश की ज़रूरत है। Absolutely. और उसके अंदर फिर आपको अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है कि जब कभी आप ये करने जाओ, एक्शन लो तो डू इट इन अ डिग्निफाइड वे। दैट्स वेरी एंड राइट। ऑल्सो कैसे अपने आप को कंपोज रख पाते हैं आप लोग, बिकॉज अगर आप मना कर रहे हैं किसी चीज से एंड देन रिएक्शन भी आता है ना समटाइम्स। एग्जैक्टली लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं आगे से एंड देन ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रिएक्ट, तो हाउ डू यू मैनेज? कुछ तो आपकी ट्रेनिंग इस तरह हो जाती है कि बार बार गुजर के इन सारे प्रोसेस से ऑब्वियसली पहले दिन आप उस तरह उतने रिफाइंड या उतने कंपोज नहीं होते जितना कि आप समझते हैं कि आपकी पोजीशन डिमांड करती है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सिचुएशंस में रूटीनली यू आर पुट इनटू दैम बिकॉज ऑफ योर पोजीशन, तो आपको आ जाता है तरीका। और सेकेंडली ये कि लोग भी ना सरकार को एक रिस्पेक्ट देते हैं, बाकी फिर ये सरकार का काम है कि उस रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें। दैट्स वेरी राइट। अच्छी बात है कि ताजिर कम्युनिटी भी सपोर्ट करती है, क्योंकि ज़रा जब एंटी इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो वो पूरी सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उससे ज़रा आपका बिजनेस भी चूँकि इफेक्ट हो रहा होता है, आपने जिस तरह कहा ठेलों की वजह से किसी और वजह से आपके ट्रैफिक के लिए वो नुकसानदेह है या उसके ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो हर बंदा उससे मुतासर हो रहा होता है। तो फिर सपोर्ट करना चाहिए सिस्टम को, अच्छा नहीं इस मसले को इस तरीके से हल करते हैं, तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करना भी चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज नाइस हैविंग यू। बड़ा अच्छा माशाल्लाह आप काम करें, सोच बड़ी अच्छी है माशाल्लाह आपकी, जिस तरीके से आप अपने काम को लेकर चल रही हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा उस मसले की बात करते हैं जो सबका मसला है मेरा आपका। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ खवातीन का मसला है स्किन को लेके, अब जितने मर्द भी कॉन्शियस हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मर्द औरतें आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज आपको अपना आप अच्छा फील होना चाहिए। रखते हैं ख्याल, ऐसी बात नहीं ख्याल नहीं रखते, हमें आप ख्याल तो एक्स्ट्रा रखना रखते आता हैं शुभ साहब। नहीं एक्स्ट्रा नहीं रखता, नॉर्मल सा ख्याल रखता हूँ, लेकिन फिर भी समटाइम्स हम कहते हैं हमें ख्याल रखना नहीं आता, तो हम अक्सर ये सेगमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम सीख सकें कि अपनी स्किन का अपने ख्याल कैसे रखना है। ज़ाहिर है स्किन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो आज हमें बात करें पिगमेंटेशन की, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज़मा हम जिसको कह रहे होते हैं कि जैसे मुंह पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी, हमारी स्किन हमारी अनइवन लगना शुरू हो गई है, धब्बे पड़ना शुरू हो गए, वो सारी टर्म्स है जो कि लोग आमतौर पर डॉक्टर साहिबा के पास जब जाते होंगे तो वो कहते होंगे ये धब्बे पड़ गए, इतने सारे स्कार्स हैं, इनका क्या किया जाए। अब इसकी ज़ाहिर बहुत सारी रीजंस होती होंगी। एक तो रीज़न हम सबको पता है, वो तो है कि जी सनलाइट जो है, सूरज की छुआएं, उससे होता है काफ़ी ज़्यादा, तो हो जाता है। आज इस पर बात भी करेंगे। और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया माशाल्लाह उनका वसी तजुर्बा है, बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन है और डॉक्टर लेट चेन उन्होंने जिस तरह से एस्टैब्लिश किया ना वाकई रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो बहुत से लोगों के लिए इसलिए सहूलत है कि अच्छा सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर नहीं है कि आपको वहीं जाना पड़ेगा, तो बहुत से जगहों पर माशाल्लाह क्लिनिक्स हैं, तो आप जाके इनसे गाइडेंस ले सकते हैं और ज़बरदस्त काम वो कर रही है माशाल्लाह। डॉक्टर आमना उस्मान ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब सबीन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सीइंग यू। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप इतनी सुबह सुबह बड़े ज़बरदस्त एनर्जी में और हंस रहे होते हैं। इट्स अ टफ जॉब। हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी नहीं हाँ, है। काफ़ी लोग इरिटेट भी हो रहे होते हैं, सुबह सुबह किसी को आवाज़ें अच्छी नहीं लग रही होती ना, तो हमें बाज़ औक़ात गेस्ट को भी उतना ही जगाना पड़ रहा होता है। कुछ लोग इंस्पायर भी हो रहे होते हैं कि यार देयर आर पीपल जो सुबह सुबह उठ के बड़े एक्साइटेड और एनर्जेटिक सवाल करते हैं कि एनर्जेटिक कैसे, हम कहते हैं बस हम क्या करें, अब नहीं कहीं पूछते हैं, कहते हैं कव्वे खा के आए, बस इसके अलावा हमारे पास कोई जवाब नहीं हो रहा होता। सो कैसे चल रही है रूटीन आपकी? ज़बरदस्त, बिजी अल्हम्दुलिल्लाह, बट यस माय रूटीन स्टार्ट्स एट 11, तो इसलिए मुझे ज़रा 7-8 बजे वाला ब्रैकेट जो है ना वो टफ लगता है। तो आज डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा मुश्किल, हमारे तरह जल्दी आप वी सो ऑनर्ड कि आप इतनी सुबह जाके यहाँ पर आई भी हैं। नहीं वरना गेस्ट के लिए होता है कि नहीं सुबह सुबह हम नहीं आ सकते, बट वी ऑनर्ड कि आपने टाइम निकाला है। डॉक्टर साहब ज़्यादा मसले क्या हैं जो कि आजकल लोग लेके आपके पास आते हैं? क्या वाकई पिगमेंटेशन है? पिगमेंटेशन इज़ अ ह्यूज मसला। ठीक है, पिगमेंटेशन में बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं, छाइयाँ हैं, सोलर लेंटिजन जो छोटे छोटे ब्राउन निशान बन जाते हैं, किसी को एक्ने हो गई उसके निशान रह गए, किसी ने कोई ब्लीच लगा ली, फेशियल्स कर लिए, कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट कर लिया, उसके निशान बनना शुरू हो गए, प्रेगनेंसीज़ है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं,
और फिर हम लोगों के ट्रेंड्स हैं कि 18-19 साल की बच्ची होती है तो उसको ब्लीच और फेशियल्स में डाल देते हैं, केमिकल फेशियल्स में, तो उससे द थिंग स्टार्ट्स। और फिर चूंकि हम स्किन टाइप 4 में फॉल करते हैं और सनलाइट बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे महीने भी गर्मियों के ज़्यादा हैं, तो उसमें पिगमेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त मल्टीफोल्ड होती है। तो आम परसेप्शन ये है हमारी आवाम में कि शायद छाइयाँ ठीक नहीं हो सकती, या अगर ठीक हो जाएं तो ये दोबारा आ जाती हैं। इस परसेप्शन को गलत साबित करने के लिए आज हम इधर हैं। That's हाँ, great, ये यानी बड़ी वाकई अच्छी चली बात है। जाती हैं और वापस नहीं आती। यस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये तो समझते हैं कि शुगर की बीमारी है, हमने दवाई खानी है और फिर इसको ठीक रखना है और फिर लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है, ठीक है। लेकिन हम जब स्किन के इश्यूज आते हैं तो हम इसको एज अ क्लिनिकल इशू ट्रीट नहीं करते, हम इसको एज अ ब्यूटी ट्रीटमेंट ट्रीट करते हैं। हमने सोचा, हमने छाइयों का इलाज कराया, उसके बाद हमने सारे वही काम दोबारा किए जो हम पहले करते थे, तो फिर छाइयाँ ठीक नहीं रह सकती। ठीक है, अगर आपको छाइयाँ ठीक करनी है, नंबर 1, इट्स अ 100% ट्रीटेबल डिजीज नाउ मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के लिए। मतलब आप ये समझ लें कि 90 to 95% लोगों के अंदर छाइयाँ ठीक हो जाती हैं अगर सही तरीके से ठीक की जाएं और अगर फिर उसके बाद अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाए। ठीक करने का तरीका प्रोलॉन्ग हो सकता है, मतलब कुछ लोगों में हो सकता है महीने में ठीक हो जाए, कुछ में 3 महीने में, डिपेंड ऑन द सिवियरिटी में। एग्जैक्टली, और कितने पुराने हैं और कितने डर्मल पिगमेंटेशन है। लेकिन ये है कि यस, इट्स क्वाइट ट्रीटेबल, जितना मर्जी पुराना हो ट्रीटेबल है। इट कैन टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम, लेकिन ये है कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना क्लाइंट की। मैं अपने मरीजों को कहती हूँ कि ठीक करके देना हमारी जिम्मेदारी अल्लाह की रजा से, और इसको ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है। इफ यू कम बैक आफ्टर 3 months एंड यू टेल मी कि आपको पिगमेंटेशन दोबारा आ गई, यू डिड समथिंग रॉन्ग टू इट। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये है, तो ये परसेप्शन आज के दौर में कहना कि छाइयाँ ठीक होकर दोबारा आ जाती हैं, नो, यू प्रॉब्ली आपकी एजुकेशन कम है छाइयों को लेके, यू नीड टू बिल्ड योर एजुकेशन एंड इनसाइट अबाउट इट, और फिर आप छाइयों फ्री जिंदगी गुजार सकते हैं। ओके, अच्छा क्या करें, रूटीन क्या होनी चाहिए जनरली कि आपको हो ही ना? बिल्कुल, इसके अंदर ना हम पहले कॉजेज को डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम डूज एंड डोंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कॉजेज में प्रेगनेंसीज हो गए, आयरन डेफिशिएंसीज हो गए, सन डैमेज हो गया, और फिर जो आपने कुछ ना कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया हो स्किन को, या कोई केमिकल डैमेज आया हो, या कोई ट्रॉमा हुआ हो, तो सबसे पहले तो ये है कि इफ़ यू टर्निंग 18, या आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि आपने जाके फेशियल कराना है। ठीक है, इफ़ यू कीपिंग योर स्किन वेल, उसको कुछ ना करें, डोंट टच इट, जस्ट अपनी अच्छी AM-PM रूटीन बनाएं। AM-PM रूटीन क्या है, वो हमारे जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर एक एपिसोड ऑलरेडी गिवन है कि आपने सुबह क्या करना होता है और रात को क्या करना होता है, जस्ट टू कंटिन्यू हैविंग अ गुड स्किन। ठीक है, मतलब आप क्या ऐसे काम करेंगे जिसमें आपकी स्किन नेचुरली ठीक भी रहेगी और प्रोटेक्टेड भी रहेगी और उसमें कोई इशू भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी AM-PM रूटीन का ख्याल करें। स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन इज़ व्हाट इज़ ओनली नीडेड फॉर अ हेल्दी वेल्दी स्किन, ताकि उस पर छाइयाँ ना आएँ। दूसरा ये कि अगर प्रेगनेंसीज में हार्मोनल इश्यूज हैं उनको तो हम हैंडल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो प्रेगनेंसी है, लेकिन अब आपको आयरन डेफिशिएंसीज हैं, आयरन डेफिशिएंसी छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं और फिर छाइयाँ बढ़ते रहती हैं। ठीक है, आपको कोई और डेफिशिएंसीज हो रही हैं, आप केमिकल, आप घर में ना वो टोटके, और पहले बड़ा ट्रेंड था, मॉर्निंग शोज़ में बड़े टोटके बताए जाते थे, तो हमारी क्लाइंट में 30% क्लाइंटल वही होती थी जो मॉर्निंग शो के टोटकों पे अमल करके हमारे पास लैंड करते थे। ठीक है, तो वो जो टोटके आपको बताए जाएं उनको अपनी स्किन पे ना लगाएं। ओके, जो आसपास जिनसे आपने बदले लेने हैं उनके ऊपर आप जरूर लगाएं। ठीक है, तो एनीथिंग दैट यू नॉट श्योर, बात करिए जो अक्सर शो किए जाते हैं, ये फलानी चीज ऐड करें, जड़ी बूटियां बुरी नहीं होती, बट अक्सर जब आप इट्स नॉट वेल रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट ना, एग्जैक्टली, और कितने परसेंटेज में। जैसे आप कहते हैं नींबू लगाना चाहिए क्योंकि विटामिन सी इज गुड, नो, बट नींबू आप डायरेक्ट लगाएंगे, इट हैज सर्टेन अदर केमिकल्स टू। जो विटामिन सी प्रिपेयर्ड फॉर्म में आ रहा है वो सिर्फ विटामिन सी एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना, इट्स इन अ गुड फॉर्म, माइल्ड कर दिया गया है, सेंसिटिविटीज को रूल आउट कर दिया गया है। सो आप विटामिन सी लगाएंगे, आपको वो आप नींबू लगाएंगे, आपको छाइयाँ बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप फैक्ट्री मैन्युफैक्चर प्रॉपर विटामिन सी अच्छे ब्रांड का लगाएंगे तो वो आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, सो ये चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं एट द राइट टाइम। यानी जो टेक होम नोटिस कि अगर आप 18 साल के हो गए हैं आपके ऊपर फेशियल वाजिब नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ जस्ट फॉलो अ नाइस AM-PM रूटीन एंड यू आर थ्रू इट। ठीक है, उसके बाद सन प्रोटेक्शन की जो सन हाइजीन है उसका कॉन्सेप्ट हमारे मुल्कों में है नहीं। घूमने जा रहे हैं, हिली एरियाज जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। अभी कल भी मैंने एक पेशेंट देखा, उन्होंने कहा कि बाजी हमने ना नहाने जाना है कहीं पहाड़ पे। मैंने कहा आपके घर में पानी वगैरह नहीं आता? तो देर लाइक नहीं, नहाने का मतलब स्विमिंग। ठीक है, अब स्विमिंग आप जा रहे हैं सुबह 11-12 बजे दरिया में, पहाड़ों पे
बर्फ़ पे और पानी पे जब सनलाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करके जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो वो उसका डैमेज मल्टीपल फोल्ड्स हो जाता है। बिल्कुल। यानी अगर आप नॉर्मल डे में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अगर लेट्स से 1% सन डैमेज कर रहा है, तो अगर आप पहाड़ों पे हैं, हिली एरियाज पे हैं, इवन समंदर सी व्यू पे समुंदर पे हैं, तो आपको जब रिफ्लेक्ट करके रेडिएशंस आएंगी वो हो सकता है आपको 50 फोल्ड ज़्यादा हार्म करें। बिल्कुल। तो पानी के अंदर के लिए जो सन ब्लॉक्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो वाटर प्रूफ होते हैं, आपको वो लगाना ही लगाना है, नॉट ओनली ऑन द फेस और द होल बॉडी टू अवॉइड टैनिंग। ठीक है, अगर आप हिली एरियाज में जा रहे हैं यानी आप पीक सन आवर्स को अवॉइड करके एक इवनिंग को चूज कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा टाइम हो और आपको उतना रिफ्लेक्शन ना हो। आपने स्विमिंग करनी है, यू कैन चूज अ इवनिंग टाइम। सो इट्स काइंड ऑफ यू नो हैविंग एन इनसाइट अबाउट इट हाउ यूवी इज पुटिंग अप द डैमेज ऑन योर स्किन। ठीक है, यूवी ने जब आपकी स्किन पे पड़ना है मेलानिन को इन्हांस करना है, और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हैं उसने ज़्यादा इन्हांस करना है। सही। ठीक है, तो ये सारे मामलात हैं। अब उसमें ये है कि अब इफ़ देयर इज़ अ परसेप्शन कि इट्स अनट्रीटेबल, हाउ दिस कैन बी ट्रीटेड इज़ अनदर क्वेश्चन। पहला जवाब, हाँ ओके यू कैन आस्क। नहीं पता है, मैं ये so मेरी गाड़ी है ना, मैं मरीज देख रही हूँ तो मेरी एक तकरीरें तैयार होती है ना, सो नहीं हम चाहते हैं कि आपको हम सुने आज ताकि ये फायदा लोगों को हो सके जो घर बैठे। ये आपके प्लेटफॉर्म से फायदा होना चाहिए बिकॉज हर एक नया बच्चा रोज़ाना 18-19 साल की उम्र में छाइयाँ उसको बनने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड जनरली अगर 18-19 साल है तो आपकी दो वजूहात हैं जिससे आपको छाइयाँ बनी, एक आपने ब्लीच की है और दूसरा आपने वैक्स किया है। ठीक है, अपर लिप के लिए ये तो यानी जो आपको मशवरा दे रहे हैं ना कि वैक्स करनी है या ब्लीच करनी है, वो खुद आपके जितने वेल अवेयर हैं या आपके जितने एजुकेटेड हैं। सो इट्स बेटर अगर आपने मशवरा लेना है ना तो आप किसी ऐसे बंदे से लें जो आपसे बेहतर अवेयर हो या आपसे बेहतर एजुकेटेड हो। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के अंदर आई मीन आई टोल्ड यू AMPM रूटीन, और आप इरेडिकेट करें उन सारे फैक्टर्स को जो पिगमेंटेशन कॉज कर रहे हैं, वो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दिया। अब आ गए क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स। एक इसमें एक छोटा सा सवाल लीजिएगा, ब्लीच और फेशियल बिल्कुल नहीं कराना? देखें, सॉरी वैक्सिंग, ब्लीच एंड वैक्सिंग। वेल टू मी वैक्सिंग इज अ थर्मल इंजरी टू द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट स्किन। ठीक है, उसके अलावा इट्स रिप ऑफ योर स्किन बैरियर। ठीक है, जब आप वैक्स करते हैं आप गर्म प्रोडक्ट लगाते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि चलो जी वो गर्म प्रोडक्ट लगाए और वो एक लेयर होती है तो हमारी जो डेड स्किन है वो उतर जाती है। लोग ये लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जो डेड स्किन है ना वो उतर जाती है तो हमारी स्किन जो है वो ग्लो करना एग्जैक्टली। अब उसके अंदर होता ही है कि वो आपको टेम्परेरी ग्लो आता है। आपने जब आपने वैक्स को पुल किया है वो आपकी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर को उतार के साथ ले गया। ठीक है, अब आपकी स्किन इज मोर प्रोन टू पिगमेंटेशन। आपको 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन लगेगा कि जबरदस्त स्किन हो रही है, और फिर आपको 3 महीने के बाद पता लगेगा इस पे छाई बन रही है और आपको एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं होगा कि क्यों बन रही है। ठीक है, बट इट स्टार्टेड देन व्हेन यू रिप्ड ऑफ या व्हेन यू अप्लाइड अ केमिकल। आपने कोई ट्रीटमेंट किया, आपको एरिथीमा हल्की फुल्की रेडनेस आई है, कीप इन माइंड इट कैन लीड टू पिगमेंटेशन प्रोडक्शन। ठीक है, तो किसी ऐसे ट्रीटमेंट में ना जाएं जिसमें रिपिंग ऑफ, फ्रिक्शन, रबिंग इन्वॉल्व हो। फेस ये जो सैलून्स में फेशियल किए जा रहे होते हैं उसमें भी मैं देख रही हूँ कि इंस्टेंट ग्लो आ रहा होता है और फिर खवातीन जो है वो किसी इवेंट से पहले फौरन जा रही होती हैं और वो करवा रही होती हैं फेशियल। ये कितना डैमेजिंग है? इन माय ओपिनियन आप जो सैलून्स में फेशियल कराते हैं इट्स टोटली नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, टोटली नॉट रिक्वायर्ड। आपके जो सैलून में फेशियल्स आपको ब्राइट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लीच दे अप्लाई, इट्स अ केमिकल डैमेज। वो आपकी स्किन को ब्राउन कर देती है टेम्पररी, और आपकी स्किन को पिगमेंटेशन प्रोन कर देती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सफोलिएशंस हैं या जो केमिकल्स या जो मास्क वगैरह वो लगाते हैं आप घर में भी लगा सकते हैं। सही बात है। ठीक है, अगर आपने एक्सफोलिएट करना है जस्ट यूज अ नाइस एक्सफोलिएंट दैट शुड सूट योर स्किन। ठीक है, आपका स्किन ड्राई डैमेज्ड है, आप जेंटल एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। आपका स्किन टू ऑयली है, आप थोड़ा सा AHA BHA वाला कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉशेस यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश, क्लेंजर और एक्सफोलिएशन कैन मीन सिमिलर थिंग इफ़ यू चूज़ योर फेस वॉश वाइजली। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा फेस वॉश चूज़ करें अपने स्किन टाइप के हिसाब से। अगर आप खुद नहीं चूज़ कर सकते एस्कस विल हेल्प यू। ठीक है, और वो आपकी एक्सफोलिएशन करता है। दैट मींस कि सिर्फ फेस वॉश अच्छा यूज करें, एक्सफोलिएटिंग करें, नो फेशियल, नो वैक्सिंग, nothing is generally required. it's not needed. अच्छा, okay, ये generally. भी एक कॉन्सेप्ट है ना जो लोगों को लगता है कि जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं ना, आपकी एक बहुत ज्यादा एक रूटीन होती है तो ही आपकी स्किन अच्छी रह सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब आपका जो मैंने देखा है वो कि बड़ा ही मिनिमल प्रिसाइज एग्जैक्टली कि कम से कम बिकॉज देखें मुझे ऐसे लगता है कि जब आपको अगर सर में दर्द हो और आप 2 पैनाडोल 4 ऑगमेंटिन की गोलियां और 3-4 कोई और अद्वियात खा लेंगे तो वो अननेसेसरी होगा। ठीक है, तो वो आपको और रिस्क में डाल रहा है ना।
आपका लिवर डैमेज ये वो उसके रिस्क में डालें। इसी तरह स्किन के साथ भी है, यू यूज एज मेनी प्रोडक्ट्स, योर स्किन इज गेटिंग एट मोर रिस्क, ठीक है, तो बस उतना ट्रीट करें जितना उसको तो जरूरत स्किन है। सेंसिटिव होना शुरू हो जाती Exactly. है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, क्या इससे भी पिगमेंटेशन हो रही होती है? अच्छा, और दूसरा ये भी बताएगा कि कौन सी पिगमेंटेशन है जिसको 90 to 95% आपने कहा कि वो कम्प्लीटली 100% ट्रीटेबल है, कौन ठीक है। सी ऐसी है जो बड़ा मुश्किल होता है कि उसको ट्रीट किया जा सकते और वो वापस आ ठीक सकती है है, रिलैप्स? उसमें ये है कि एक तो ये कि जो आपने पहला सवाल किया, भूल गई हूँ क्या किया। मैंने कहा कि मैं खुद भूल गई हूँ। ओके, इट्स ओके। जो प्रोडक्ट्स आप हाँ, बहुत सारे अगर आप प्रोडक्ट्स बहुत सारे लगाएं, yeah, it happens because I haven't had a coffee in the और मैंने morning. कहा शुक्र है मुझसे नहीं पूछा कि मैं भी भूल गया था। नहीं, मैं एक सेकंड के लिए मैं भी भूल हाँ, गई। तो उसमें ये है कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अगर प्रोडक्ट की चॉइस ठीक है आपकी स्किन टाइप और आपके एग्जिस्टिंग प्री स्किन कंडीशंस की वजह से, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की चॉइस गलत है तो फिर इट्स ग्रेव इशू, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हाँ, कौन सी पिगमेंटेशन ट्रीटेबल है? टू मी आई थिंक ऑल काइंड ऑफ पिगमेंटेशन इज ट्रीटेबल। ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट ये था, बल्कि जो पिगमेंटेड बर्थ मार्क्स होते हैं वो भी अब ट्रीटेबल है। पहले सोचा जाता था कि पैदाइशी निशान है बस, ये तो पता नहीं अल्लाह की तरफ से क्या है और ये Okay. अभी तो इट्स ऑल ट्रीटेबल। यू विजिट द क्लिनिक, यू गेट द लेजर डन, इट्स नॉट इवन पेनफुल ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट अ 5-7 मिनट सेशन, यू गो होम, गेट विजिट क्लिनिक फॉर 5-6 टाइम्स एंड यू डन, Oh, that's इट्स गॉन, great. ठीक है। सेम गोज विद पिगमेंटेशन। आपको सोलर लेंटिजन्स हैं, ब्राउन स्पॉट जो चेहरे पे हो जाते हैं, 2 या 3 सेशंस आप कराएंगे, आपके ब्राउन स्पॉट चले जाएंगे। ओके, सिर्फ 2-3 सेशन में? यस, ये लेकिन जिनको उसके बाद freckles बोलते हैं? फ्रेकल्स जिनको बोलते हैं, अच्छा, मेरे तो बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद आपने सिर्फ सन प्रोटेक्शन करना है ताकि ये दोबारा ना आए, बिकॉज एनी पिगमेंटेशन इश्यूज योर स्किन इज डीलिंग विद, इट कैन रिकर ओनली इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। मैं वैसे जनरली आम फहम ज़बान में मरीजों को कहती हूँ कि अपनी स्किन का ऐसा ख्याल रखें जैसे न्यू बॉर्न बेबी का रखते हैं। वाह। माइल्ड चीज़ें, माइल्ड डोंट रब, डोंट स्क्रब, अवॉइड करें। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगी। हमारी ख़वातीन जो है ना, वो बहुत सारी नकाब पहनती हैं। जो नकाब पहनती है ना, दे थिंक दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द सनलाइट। नकाब होता है रेशमी, वो जब आपके नाक पे इधर वो रीएडजस्ट करते बार बार, ओके। उससे बहुत पिगमेंटेशन आती है, बिकॉज इट इज़ एडिंग फ्रिक्शन टू इट, Yes. ठीक है। किचन में काम कर रहे घंटों के लिए, हीट थर्मल इंजरी हो रही है, और उसके बाद क्या करते हैं, पसीना पहुंचने के लिए ना एक रेशमी दुपट्टा रखा होता है, खड़च करके जो है ना रब करते हैं, पिगमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अब पिगमेंटेशन आ गई है ना, उसके बाद वो स्टीरॉयड फार्मूला क्रीम जो सैलॉन में आम बना के दे देते हैं, उसमें स्टीरॉयड 3 तरह के मुख्तलिफ नामों के डाल देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि वो क्या कर रहे हैं। क्लोबीवेट भी डाल दिया, डर्मोवेट भी डाल दिया, बेटनोवेट भी डाल दिया, उसके अंदर कोई थोड़ी सी ब्लीच डाली और कोई मर्करी टाइप और इंग्रेडिएंट डाले, उसने 3-1 हफ्ते के अंदर इतना वाव फैक्टर दिया कि आप उसकी एडिक्शन में पड़ गए। Oh, yes. नाउ यू कांट विथड्रॉ। और आपको देख के मोहल्ले की 20 खवातीन ने या कॉलेज गर्ल्स ने आपके क्लैन को ज्वाइन कर लिया, Yes. सारे हमारे मरीज हैं। हाँ। वेलकम टू द क्लब। Club. ओके, वी आर हैप्पी यू बीन यूजिंग दोस फार्मूला क्रीम्स ऑन योर प्लीज स्किन। ये फार्मूला क्रीम तो एक तो ये कि ना ऑर्डर करें, नहीं, और कर दिया करें फिर दुश्मनों को दो। दुश्मनों को दे, जिन बेटनोवेट जाने के बदले बहुत लेने। सारे नुकसानात जो आए, देखिए हम ये नहीं बात करें कि कोई दवाई या किसी कंपनी की बात यहाँ पे नहीं करें कि But नुकसान it's दे, the लेकिन जो formula that the salon Exactly. girls Yes. make for you, adding a lot of unnecessary ingredients that harm. डॉक्टर साहब, your skin. दो क्विक क्वेश्चंस क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया। एक तो ये कि जो आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि ये 2 बहुत कॉमन हम रीजंस देख रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली के अंदर भी, कि जो आयरन डेफिशिएंसी जिनको हो जाती है, वो जब आयरन डेफिशिएंसी अपनी पूरी करते हैं तो क्या उनकी जो छाइयाँ हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है No. या उनको लेजर या कोई और कराना ट्रीटमेंट पड़ता है। करवाना पड़ता इसमें यह है कि अगर आपको किसी भी वजह से पिगमेंटेशन बन गई है, आपने वो तो फुलफिल करना ही है जो डेफिशिएंसीज थी जो या जो प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उसके साथ पिगमेंटेशन का जो अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। उन Okay. प्रोटोकॉल्स में मेडिकेशंस के अलावा हाँ। मीजोथेरेपीज, PRPs, microneedling RF. अच्छा, when I talk microneedling, it's not that simple microneedling, because whenever something is rubbing or chemical injury or thermal injury, it's going to make your pigmentation worse. Right. There are specialized kind of equipments that have been generated to fix pigmentation issues in skin type 4. Okay. We have them with us now in Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको लगता है कि आपका पिगमेंटेशन ट्रीट नहीं हो रहा, it's treatable now. तो ट्रीटेबल है जी, बस आपने सही जगह पर जाना है और इसके साथ साथ आपने उसको मेंटेन भी रखना है, ख्याल भी रखना है, पहले भी ख्याल रखना है, बाद में भी ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हुआ होगा, तो प्लीज़ एक तो है कि जो खुद तो फ़ायदा उठाएं, जिस तरह पहले आपने लोगों को ख़राब किया ना वो क्रीमें दे के, अभी फ़ायदा भी पहुँचाएं लोगों तक। जब आपको लगे कि फ़ायदा हो गया तो ये बात आगे तक पहुँचाएँ, सदका जारी के तौर पर। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।